चलिए भाई, लेट्स स्टार्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास। ये एक ऐसी क्लास है आज आपकी। इस क्लास की इंपॉर्टेंस मैं बता देता हूँ। इस क्लास की जो इंपॉर्टेंस है, ठीक, आपके सामने एक टॉपिक लिखा होगा, कोर्ट सिस्टम इन इंडिया। कोर्ट सिस्टम इन इंडिया, इस क्लास की इंपॉर्टेंस जो है सिर्फ आज के लिए नहीं है, सिर्फ आपके 6 महीने के लिए नहीं है कि एग्जाम तक के लिए है, या सिर्फ आपके 3-4 साल तक जब तक आप कंपनी सेक्रेटरी नहीं बन जाते हो तब तक के लिए नहीं। मतलब ये तब तक के लिए है जब तक आप एक लॉ की फील्ड में हो। ठीक है, जब तक आप एक लॉ की फील्ड में है, आइदर एज अ कंपनी सेक्रेटरी और एज एन LLB LLM या कोई भी लॉ की डिग्री है, अगर आप उससे जुड़े हुए हो कहीं भी, तो इस जो आज आपको मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, इसकी इंपॉर्टेंस तब तक के लिए है। और इस टॉपिक का रोल आप देखोगे, चाहे मैं जब पढ़ाऊंगा अपनी क्लासेस में, तो हर एक क्लास के अंदर आप देखोगे इनका कहीं ना कहीं इन टॉपिक्स का कवर होगा ही होगा, कहीं ना कहीं कवरेज होगा। या लॉग और भी कोई पढ़ाएगा, जहां से आप पढ़ोगे, जिससे भी पढ़ोगे, वहां पे भी आप देखोगे इन इस टॉपिक्स का कहीं ना कहीं रोल 100% है, आना ही आना है। तो आप सोच लेना इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये एक तरह से मैं बोलूंगा जर्नल टॉपिक है, आपके मॉड्यूल में नहीं है, आपके CS के मॉड्यूल में कहीं नहीं दिखेगा आपको ये। क्लियर है, मगर ये इसका होना बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा आपको समझ ही नहीं आएगा। क्योंकि हर जगह, क्योंकि भाई देखो, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं लॉज, हम लोग लॉज पढ़ रहे हैं। ठीक है, और हमको क्या पता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे पास, ठीक है, हमारी सोसाइटी में कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं, हम कहाँ जाते हैं उसका प्रॉपर सोल्यूशन लेने? हम कहाँ जाते हैं सर? ऑब्वियस ही बात है, आखिरी जो रेमेडी है हमारे पास वो है सर कोर्ट। उसके बाद, उसके अलावा हम कहीं जा ही नहीं सकते। कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है, कोई भी डिस्प्यूट आप देख लो, पेरेंट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट, मतलब कौन सा? डाइवोर्स केसेस वाला, ठीक है, होता है। फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं, प्रॉपर्टीज के डिस्प्यूट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स होते हैं, होता है। आपका दूसरा ले लो, अगेंस्ट द सोसाइटीज वाला ले लो, मर्डर्स होते हैं, रेप्स होते हैं, किडनैपिंग्स होती हैं, डकैती होती है, थेफ्ट होता है, रॉबरीज होती हैं। समझ आता है? ये सब चीजें होती हैं। अल्टीमेटली हमको जो न्याय है वो कहाँ से मिलता है? कहाँ से मिलता है? हम लोग बोलते हैं ना कि वी वांट जस्टिस। कौन देगा जस्टिस? जुडिशियल बॉडीज। समझ आ रहा है? तो कुछ भी होता है, अगर आपस में सेटलमेंट एंड ऑल हो जाती है पार्टीज के बीच में, तो वेल एंड गुड, वेल एंड गुड। मगर इन केस सेटलमेंट नहीं होता है, कोई हमको धोखा देता है या कोई हमारे साथ गलत करता है, तो उसके लिए बैठा है कोर्ट। उसके लिए फिर बैठा है कोर्ट, वो आपको जस्टिस प्रोवाइड करेगा। समझ आ रहा है? तो ये इंपॉर्टेंस है इसकी। और हम लोग जब भी लॉज पढ़ेंगे तो लॉज में यही सब चीजें होती हैं। अल्टीमेटली जो हमको रेजोल्यूशन मिलता है वो मिलता है कोर्ट से। तो जब तक हमको इसके बारे में नहीं पता होगा, जब तक हमको यही नहीं पता होगा कि सर हमको केस फाइल करना कहाँ पे है, जब तक हमको यही नहीं पता केस फाइल करना कहाँ पे है, या किस कोर्ट के पास अथॉरिटी है, जुरिस्डिक्शन है या पावर है हमारा केस को डील करने की, हमारे केस को हैंडल करने की, जब तक यही सब चीजें हमको पता नहीं होंगी, तो भाई साहब आप जाओगे कहाँ? आपके साथ दिक्कत तो हुई, आपको प्रॉब्लम तो हुई, मगर आपको यही नहीं पता मुझे जाना कहाँ है। समझ आ रहा है? ऐसा नहीं होता कि कोई भी आपको दिक्कत हुई है, कोई भी प्रॉब्लम हुई है, उसका नेचर कुछ भी हो, ऐसा नहीं आप कहीं भी चले जाओगे, किसी भी कोर्ट में जा सकते हो, किसी भी कोर्ट का दरवाजा खटका सकते हो, क्योंकि इंडिया में बहुत से कोर्ट हैं। समझ आ रहा है? तो ऐसा नहीं आप जहां पे भी हो अब वहां पे जाके केस फाइल आप कर दोगे, ऐसा नहीं होता है। क्लियर है? समझ आता है? हर एक कोर्ट की, जितने भी कोर्ट्स है ना, उनकी एक ज्यूरिस्डिक्शन है, उनकी एक ज्यूरिस्डिक्शन है कि कहाँ के वो केसेस को ले सकते हैं या ट्राई कर सकते हैं और आपको जस्टिस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसको हम लोग को जानना बहुत बहुत जरूरी है। क्लियर है? समझ आता है? तो आपके भले मॉड्यूल में ना हो, मगर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वहां पे कोर्ट्स के नाम आएंगे, मगर आपको जब यही नहीं पता होगा सर कौन सा, तो वहां तो आपके अंदर डाउट आ जाएगा सीधा सीधा। क्लियर है? ज्यूरिस्डिक्शन मतलब आपकी अथॉरिटी, आपके पास पावर टू टेक अप द केसेस, इसको बोलते हैं ज्यूरिस्डिक्शन एक आपका। ठीक है, ये का एरिया वाइज ज्यूरिस्डिक्शन भी होते हैं, अलग अलग होते हैं, पेक्यूनरी ज्यूरिस्डिक्शन भी होते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ। क्लियर है? और जब चैप्टर्स हमारे स्टार्ट होंगे तो वहां बहुत डिटेल में आपका आएगा। क्लियर है? समझ आता है? चलिए, तो कोर्ट सिस्टम इन इंडिया, कोर्ट सिस्टम इन इंडिया, आपको दिख रहे होंगे, फोटोज दिख रहे होंगे, सब आपके अलग अलग हाई कोर्ट्स हैं। ठीक है, आपके अलग अलग कोर्ट्स हैं सब। अब आपके साथ थोड़ा मैं बेसिक से बात करता हूँ, एक बार थोड़ा जर्नल बात करेंगे पहले, आपको जर्नल चीजें समझ आनी जरूरी है। देखिए, ये समझ आ रहा है किसकी पिक्चर है?
हाँ, दिस इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट, ये हमारा सुप्रीम कोर्ट है सर, सुप्रीम कोर्ट। देखिए क्या लिखा है, सुप्रीम कोर्ट केम इनटू बीइंग, कब आया था ये? 28th ऑफ जनवरी, 28th ऑफ जनवरी 1950, 1950 में 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट हमारा बन के रेडी था। समझ आ रहा है? मगर जब ये आया था, अब आप सोचो ये कब आया, देखिए 28 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950, और 26 जनवरी को क्या होता है सर हमारा? 26 जनवरी को हमारा होता है रिपब्लिक डे। समझ आ रहा है? और 26 जनवरी जो रिपब्लिक डे होता है, उस दिन हमने ना अपना कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। ठीक है, भारत के संविधान को अडॉप्ट किया था। उसके जस्ट 2 दिन बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, ये आपका सुप्रीम कोर्ट आ गया था। मगर एक बात बताओ सर, जब तक ये सुप्रीम कोर्ट नहीं आया था, तो इसके पहले भी तो कोई कोर्ट होता होगा, इसके पहले भी तो कोई ना कोई कोर्ट होता होगा कि नहीं होता होगा? होता होगा, 100% है। तो सर जब ये सुप्रीम कोर्ट आया था, तो इसने रिप्लेस किया था, और 2 कोर्ट से जिसको रिप्लेस किया था, एक को बोलते थे फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, और एक को बोलते थे कोर्ट ऑफ प्रिवी काउंसिल। ठीक है, तो 2 कोर्ट्स ऐसे होते थे, एक फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द अदर वन इज प्रिवी काउंसिल ऑफ इंडिया। जब ये सुप्रीम कोर्ट आया, तो ये 2 कोर्ट को उन्होंने रिप्लेस कर दिया, इनका काम हो गया खत्म। अब जो भी पावर्स एंड ऑल इनके पास होती थी, ठीक है, जो भी जुरिडिक्शन एंड ऑल इनके पास होती थी, तो सब कहां चली गई? सुप्रीम कोर्ट के पास। समझ आता है? तो सुप्रीम कोर्ट हमारा बना था 28 जनवरी 1950 को, आ गया था, केम इनटू फोर्स। ठीक है, और इसने रिप्लेस कर दिया था इन दोनों कोर्ट्स को। अब जब हम लोग, आपको बताता हूं मैं, इनका नाम बताए आएगा जब हम लोग देखो चैप्टर्स अपने पढ़ेंगे, तो बहुत सी जगह देखना केस स्टडीज दी होंगी। ठीक है, केस लॉज दिए होते हैं, डिसाइडेड केसेस होते हैं कोर्ट के। तो बहुत जगह आप देखोगे जो भी डिसाइडेड केसेस होंगे 28 जनवरी 1950 के पहले के, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिसाइड किया है, तो वहां सुप्रीम कोर्ट नहीं लिखा होगा, वहां क्या लिखा होगा? या तो प्रिवी काउंसिल लिखा होगा, या तो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया लिखा होगा। तो आप समझ जाना ये किसका डिसीजन है, ये कब का डिसीजन है? 1950 का डिसीजन है, तभी यहाँ पे प्रिवी काउंसिल एंड फेडरल कोर्ट लिखा है। ठीक है, आज की डेट में देखें तो उसको सुप्रीम कोर्ट बोला जाता है। समझ आती है? क्लियर है इतना? ठीक है, हाँ जी। सुप्रीम कोर्ट का पार्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जब नहीं था, जब सुप्रीम कोर्ट नहीं था, सुप्रीम कोर्ट का नाम कुछ नहीं होता था, ऐसा कोई नहीं था। पहले बोला जाता था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया एंड प्रिवी काउंसिल। सुप्रीम कोर्ट तो बनाया गया है कब? 28 जनवरी 1950 में। ठीक है, तो जो भी पावर्स एंड ऑल यहां थी वो सब चली गई इधर, इसका नाम हो गया चेंज। एक तरह से आप बोल सकते हो नाम हो गया चेंज, क्योंकि बेटा ये जो हो ना फेडरल कोर्ट, ये फेडरल कोर्ट्स एंड प्रिवी काउंसिल्स, ये सब अंग्रेजों के बनाए हुए थे। समझ आ रहा है? पहले के ब्रिटिशर्स के टाइम के थे। समझ आती है? क्लियर है? तो जब हमको भाई इंडिपेंडेंस मिल गया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, तो हमने सोचा कि क्या करें, एक अपना कोर्ट बनाया जाए। समझ आया? तो उनको क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया, और नाम भी चेंज हो गया सुप्रीम कोर्ट। समझ आता है? सुप्रीम कोर्ट। और आज की डेट में इंडिया में सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट है। इंडिया में सिर्फ कितना है? एक सुप्रीम कोर्ट है। इस सुप्रीम कोर्ट को हम लोग एपेक्स कोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपेक्स कोर्ट बोलते हैं। इसको बोलते हैं एपेक्स कोर्ट बोल लो, या इसको बोलते हैं सर सुप्रीम जुडिशियल बॉडी। इसको बोलते हैं सुप्रीम जुडिशियल बॉडी। सुप्रीम जुडिशियल बॉडी कहाँ की? इंडिया की। ठीक है, सुप्रीम बोल लो या हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी बोल लो। समझ आता है? हाईएस्ट, इसके ऊपर जुडिशियल बॉडी कोई नहीं। हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी ऑफ इंडिया इज सुप्रीम कोर्ट या एपेक्स कोर्ट, कोई भी नाम से आप इसको बोल सकते हो। इन इंडिया ओनली वन। समझ आता है? क्लियर है? चलिए, आज की डेट में जरा मुझे बताओ हाई कोर्ट्स कितने हैं? कितने हाई कोर्ट्स हैं आज की डेट में सर? देयर आर 25 हाई कोर्ट्स टोटल। देयर आर 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। इसके पहले सर कितने? अर्लियर देयर वर 24। बट देखिएगा अर्लियर का बिफोर 2019, बिफोर 2019 के पहले सर 2019 1 जनवरी 1st ऑफ जनवरी 2019 से पहले देयर वर ओनली 24 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। ठीक है, समझ आती है? उसके बाद 1 एडेड, एक कोर्ट ऐड हुआ, द कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, या आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट आप बोल सकते हो। ठीक है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ये कब ऐड हुआ है? 1 जनवरी 2019 को ऐड हुआ, तभी 24 से हो गया। आज की डेट में हमारे पास कितने हैं? 25 हाई कोर्ट है हमारे पास। समझ आता है? क्लियर है इतना? तो एट प्रेजेंट 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। क्लियर है? गेटिंग? आता है समझ इतना? सुप्रीम कोर्ट कितना? एक। सुप्रीम कोर्ट कितना? एक। हाई कोर्ट्स कितने? 25 हाई कोर्ट्स। ठीक है, अब एक और चीज आपके साथ,
टोटल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की बात करेंगे पहले। टोटल स्टेट्स, नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। आज की डेट में कितने स्टेट्स हैं हमारे पास? 28। आज की डेट में कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स हैं। यूनियन टेरिटरीज कितनी है आज की डेट में? यूनियन टेरिटरीज कितनी है आज की डेट में? एक बोल रहा है 9 और एक बोल रहा है 7, एक बोल रहा है 8। सुनिए सुनिए, सब मैं आपको बता रहा हूं, चलो चलो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अर्लियर देयर वर 29 स्टेट्स, पहले कितने थे? 29 स्टेट्स होते थे। उसमें से एक स्टेट जो जम्मू एंड कश्मीर है उसको हटाया गया, और आज की डेट में जम्मू एंड कश्मीर इज नॉट द स्टेट। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर जब हटा तो एट प्रेजेंट, आज की डेट में एट प्रेजेंट देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया। इतना समझ आता है? 28 स्टेट्स हैं आज की डेट में। क्लियर है? अब इसके बाद देखिए क्या लिखा है। 7 यूनियन टेरिटरीज थी हमारे पास, थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ सर? एक उसमें यूनियन टेरिटरीज ऐड करी गई जब जम्मू एंड कश्मीर को क्या कर दिया? स्टेट से हटा दिया, और लद्दाख वहीं था। समझ आ रहा है? तो दोनों को बना दी क्या? यूनियन टेरिटरी बना दिया। समझ आता है? दोनों को बना दी यूनियन टेरिटरीज। तो देखा जाए हुआ कितना? 9 हो गई। मगर सर जो 2 यूनियन टेरिटरीज हमारी थी, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, इन दोनों को कर दिया मर्ज करके कर दिया एक। मर्ज करके कर दिया। पहले अलग अलग हुआ करती थी, आज की डेट में कितनी है? एक है। देखिए, 2 यूटीज मर्ज्ड ऑन 26 जनवरी 2020। तो सर 9 में से एक गया तो कितना बचा? 8। तो आज की डेट में देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। अगर टोटल देखा जाए तो सर टोटल 28 कितना हो रहा है? एक मिनट, अगर टोटल देखा जाए तो कितना हो गया बेटा? 28 प्लस 8 इज इक्वल टू 36। आज की डेट में सर 36 स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरीज हैं। आता है समझ? मगर सर हाईकोर्ट कितने हैं? हाईकोर्ट कितने हैं? 25। कैसे काम चलेगा? कैसे काम चलेगा अब? क्योंकि सर जो हाई कोर्ट है आपके, तो वो तो जुडिशियल बॉडी इन अ स्टेट है, हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी ऑफ द स्टेट, हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी ऑफ द कंट्री सुप्रीम कोर्ट। मगर हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए तो सर हाई कोर्ट होता है। मगर सर देखा जाए तो सर 28 प्लस 8 36 हमारे पास यूनियन टेरिटरीज प्लस स्टेट्स है। मगर सर हाई कोर्ट तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 25 है। तब तो दिक्कत हो जाएगी, हर स्टेट में एक हाई कोर्ट हो ही नहीं सकता, तब तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। समझ आती है? तभी क्या है, तभी आज की डेट में क्या है कि कोई कोई हाई कोर्ट्स ऐसे हैं, कोई हाई कोर्ट्स ऐसे हैं जिनकी ज्यूरिसडिक्शन सिर्फ एक स्टेट के ऊपर नहीं है, एक से ज्यादा स्टेट के ऊपर है। समझ आता है? जिनकी ज्यूरिसडिक्शन, कोई हाई कोर्ट ऐसे हैं जिनकी ज्यूरिसडिक्शन एक विद इन द स्टेट नहीं, सिर्फ एक स्टेट को कवर नहीं करते। समझ आता है? वो एक से ज्यादा स्टेट को कवर करते हैं, क्योंकि भाई पूरा कवर करना है ना। तो कुछ हाई कोर्ट्स आपके ऐसे भी है। क्लियर है? समझ आता है? देखिए, एग्जांपल्स ऑफ वन हाई कोर्ट हैविंग ज्यूरिसडिक्शन ओवर कितना? 2 और मोर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। क्लियर है? तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट, जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, इसकी जो ज्यूरिसडिक्शन है महाराष्ट्र के ऊपर, महाराष्ट्र इज अ स्टेट, एक महाराष्ट्र के ऊपर है। सेकंड गोवा इज अ स्टेट, एंड थर्ड दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, जो यूटी को एक कर दिया तो एक यूनियन टेरिटरी हो गई। मतलब 3 जगह कवरेज है इसकी, देख लीजिए। तो बॉम्बे हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन महाराष्ट्र के ऊपर भी है, गोवा के ऊपर भी है, एंड दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव के ऊपर भी है। तो 3 को कवर कर रहा है आज की डेट में। समझ आ रहा है? बॉम्बे हाई कोर्ट। गेटिंग? समझ आता है? ऐसे ही देखा जाए तो कैलकाटा हाई कोर्ट, ऐसे ही आपका देखा जाए तो कैलकाटा हाई कोर्ट। ठीक है, आज की डेट में कैलकाटा नाम नहीं, कोलकाता नाम है, स्टेट का नाम कोलकाता है, मगर कोर्ट का नाम आज भी कलकत्ता ही बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, कैलकाटा हाई कोर्ट। तो इसको, ये किसको कवर करता है? वेस्ट बंगाल को कवर करेगा, और साथ में क्या? अंडमान एंड निकोबार। समझ आता है? अंडमान एंड निकोबार जो यूटी हमारा, उसको भी ये कवर करता है। तो 2 को ये भी कवर कर रहा है। ठीक है, गुवाहाटी हाई कोर्ट नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, गुवाहाटी हाई कोर्ट देखिए अरुणाचल प्रदेश को कवर करता है अपने अंदर, साथ में असम, मिजोरम एंड नागालैंड, मतलब 4 स्टेट्स हो गए। देख लीजिए आप, इसकी जुरिसडिक्शन किस पे है? चारों स्टेट के ऊपर है, एक पे नहीं है, चारों के ऊपर है। समझ आ रहा है? ये देखिए आप, जम्मू एंड कश्मीर,
जम्मू एंड कश्मीर को कवर करता है और साथ में लद्दाख को भी कवर करता है। तो ये दोनों यूनियन टेरिटरीज हैं, समझ आती है? दोनों जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख बोथ आर यूनियन टेरिटरी, मतलब अलग अलग तो है। मतलब क्या हो रहा है कि सर कोई कोई हाई कोर्ट्स ऐसे भी हैं जिनकी ज्यूरिसडिक्शन सिर्फ एक सिंगल स्टेट के ऊपर नहीं है पूरी। कहां पे है? मोर देन वन स्टेट, मोर देन वन स्टेट, समझ आता है? अब ऐसे ले लो, जैसे अब ऐसा ले लो कोई, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उसकी ज्यूरिसडिक्शन सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की है। समझ आ रहा है? इलाहाबाद हाई कोर्ट की क्या ज्यूरिसडिक्शन है? सिर्फ और सिर्फ पूरी उत्तर प्रदेश। आता है समझ? क्लियर है? आता है समझ? गेटिंग गेटिंग ना? चलिए, लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं, वो तो अपने बताएगा ना, इसमें अपने आप आएगा, अपने आप एड ऑन्स होते रहते हैं। हाईकोर्ट की लिस्ट बनी हुई है पूरी, उसमें बता देगा इसकी जुरिसडिक्शन यहाँ पे दी जा रही है कि नहीं दी जा रही, कोई उसमें लिमिट नहीं लग सकती। ठीक है, बस ये देखना चाहिए उस हाईकोर्ट के ऊपर बर्डन कितना है। अगर बर्डन कम है तो उसके पास स्टेट जोड़ सकते हैं, बर्डन कम होना चाहिए। अगर बर्डन ज्यादा है तो और जोड़ दोगे तो उसके बाद तो और बर्डन हो जाएगा, वो तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। क्लियर है? ये सब हम लोग के ऊपर नहीं होता, ये सब तो किसके ऊपर है? जो बड़े बड़े कमिटीज हैं, गवर्नमेंट है, ये सब उनके ऊपर है। क्लियर है? समझ आती है? नहीं नहीं, अलग अलग पावर्स थी। फेडरल कोर्ट्स और प्रीवी काउंसिल दोनों के पास अलग अलग पावर्स थी। दोनों के पास कभी केस उधर जाता था, कभी केस इधर जाता था। किस पे? दोनों में से सुप्रीम कौन सा? दोनों सुप्रीम का अलग बात है, अलग अलग मैटर्स रिलेटेड, अलग अलग डिस्प्यूट्स रिलेटेड अलग अलग उनके पास चीजें जाती थी। ऐसा होता था। हम लोग बोलते हैं बहुत जगह देखा जाएगा तो प्रीवी काउंसिल को बोलते हैं ऊपर टॉप पे रहता था हमेशा। उसको एक तरह से देखा जाए तो फेडरल कोर्ट का नाम बहुत कम आता था, मगर प्रीवी काउंसिल आपको मैं दिखाऊंगा जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो बहुत से डिसाइडेड केसेस आएंगे। आप कहीं पे, क्योंकि जब जितना मैंने टॉपिक्स पढ़ाए हैं, मैंने कहीं भी आज तक फेडरल कोर्ट का नाम मैंने नहीं देखा। वहां पे हमेशा रहता है आपका कोर्ट ऑफ प्रीवी काउंसिल, वहां पे रहता है कोर्ट ऑफ प्रीवी काउंसिल रहेगा, तो उसको एकदम सुप्रीम हम उसको मानते हैं। ठीक है, बस सब्जेक्ट मैटर्स होते हैं, कौन सा मैटर्स कहाँ पे जा रहा है उससे जाता था। ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस बात है। मैटर्स तो दो ही हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ आगे जाके। मैटर्स सिर्फ दो ही है, अभी मैं आपको आगे डील करने जा रहा हूँ, उसी को बताता हूँ आपको। आगे देखिए, ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया, सबसे पुराना हाई कोर्ट इन इंडिया देख लीजिए, कलकत्ता हाई कोर्ट, 2 जुलाई 1862 का है, 1862 का है। उसके बाद सर बॉम्बे हाई कोर्ट बना था 14 अगस्त 1862। उसके बाद सर मैड्रास हाई कोर्ट 15 अगस्त हर अगले दिन 1862। और एक आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट 17 मार्च 1866। ये आपके चार बहुत पुराने हैं। इसके बाद तो आप हाई कोर्ट की लिस्ट आपकी बढ़ती गई और आज की डेट में कितने हैं? 25। समझ आ रहा है? 25। और न्यूएस्ट कौन सा है सबसे नया? आंध्र प्रदेश सबसे नया, आपको पता ही चलता है, 1 जनवरी 2019 को आया था। समझ आता है? ओल्डेस्ट क्या है, न्यूएस्ट क्या है, आपको पता चलता है? क्लियर है? ये देखिए लिस्ट ऑफ, अच्छा ये अब आपकी बात कर रहा हूं मैं किसकी? लिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, एनसीआर। आपका दिल्ली जो है, दिल्ली, समझ आता है? दिल्ली में देयर आर कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? दिल्ली इज डिवाइडेड इनटू 11 डिस्ट्रिक्ट्स। दिल्ली इज डिवाइडेड इनटू 11 डिस्ट्रिक्ट। देख लीजिए आपके साथ डिस्ट्रिक्ट लिखी हुई है और उसके हेडक्वार्टर्स भी लिखे हुए हैं, दिख रहा है? क्लियर है? ये सब आपको वेबसाइट से मिल जाएगा, सब कुछ मिलता है, सब कुछ वहां से मिल जाएगा। समझ आता है? तो दिल्ली इज डिवाइडेड इनटू 11 डिस्ट्रिक्ट्स। क्लियर है? आता है समझ? मगर सर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो दिल्ली में है वो है सर कितने? ओनली 6। कितने हैं? ओनली 6। अभी हम लोग किसकी बात कर रहे थे? सुप्रीम, फिर हाई, अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की। समझ आ रही है? अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? डिस्ट्रिक्ट की। अब मैं खाली दिल्ली की बात कर रहा हूं, अब मैं दिल्ली की बाहर की बात नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूं? एक दिल्ली के लेकर चल रहा हूं। तो दिल्ली इज डिवाइडेड, दिल्ली इज डिवाइडेड इनटू 11 डिस्ट्रिक्ट्स, मगर पूरी दिल्ली में देयर आर ओनली 6 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, कोर्ट ऑफ 30,000, पटियाला हाउस, करकटुमा, रोहिणी, द्वारका एंड साकेत। ठीक है, तो मतलब क्या है? ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, इनका कंट्रोल किसके ऊपर होगा? उस 11 डिस्ट्रिक्ट पे होगा, उन 11 डिस्ट्रिक्ट पे होगा। मगर सर वही बात आ गई, डिस्ट्रिक्ट्स हैं 11 और कोर्ट है मेरे पास 6। तो ऑब्वियसली बात क्या होगी यहाँ पे भी? यहाँ पे बात वही होगी क्या कि सर कोई कोई कोर्ट ऐसे भी होंगे जिसकी ज्यूरिसडिक्शन सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट पे नहीं होगी, एक से ज्यादा पे होगी। आता है समझ? क्लियर है? तो ऐसे ये दिल्ली की बात करी, ऐसे हर जगह स्टेट्स हैं, उनका अलग अलग दिया हुआ। समझ आता है? क्योंकि हम लोग दिल्ली का थोड़ा मिल जाता है लार्ज, तो हम लोग दिल्ली को एकदम लेके चलते हैं। आता है समझ?
क्लियर है? बताओ भाई, क्लियर होता है? चलिए अब मैं आता हूं केसेस के बारे में। ठीक है, केसेस के बारे में अगर देखा जाए, मैं अगर बोलूं टाइप्स ऑफ केसेस, टाइप्स ऑफ केसेस अगर बोला जाऊं तो बेसिकली अगर बेटा देखा जाए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ केसेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ केसेस। एक सर होगा या तो सिविल और या तो एक होगा सर क्रिमिनल, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। या तो सिविल नेचर होगा उसका, या तो सर कैसा होगा, या तो उसका क्रिमिनल नेचर होगा। आता है समझ? क्लियर है? अब जो सिविल नेचर है, क्या बोलते हैं सिविल नेचर का मतलब क्या, सिविल का मतलब क्या? ठीक है, कमर्शियल भी आएगा इसके अंदर, आएगा इसके अंदर, मतलब पार्ट है इसका, ये पार्ट सब आप बता रहे हो मुझे। मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय सिविल एंड व्हाट डू यू मीन बाय क्रिमिनल? बताइए बताइए बताइए। यस, देखिए सिविल लॉज क्या से होते हैं, जिसमें जो गलत होता है कुछ, रॉन्ग अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल्स, रॉन्ग अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट हो रहा है? मैं बोल सकता हूं सिविल कैसे होते हैं सर, जिसमें गलत जो हो रहा है, रॉन्ग अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स, प्राइवेट इंडिविजुअल्स बोल लो या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस बोल लो, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बोल लो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, प्राइवेट होगा। मगर सर जो क्रिमिनल होता है, क्रिमिनल इज रॉन्ग अगेंस्ट दी होल सोसाइटी, रॉन्ग अगेंस्ट दी होल सोसाइटी इसको हम बोलते हैं। तो इसको मैं बोल देता हूं सर रॉन्ग अगेंस्ट दी सोसाइटी एट लार्ज, बोल सकता हूं रॉन्ग अगेंस्ट दी सोसाइटी एट लार्ज। तो दो तरह के केसेस होते हैं, या तो सिविल होगा नेचर उसका, या तो सर क्रिमिनल होगा। अब जब अगर सिविल नेचर है, हाँ जी बताइए बताइए बताइए, अभी बताता हूं, अभी आ रहा हूं, बस आ रहा हूं। ठीक है, सुनिए, तो दो है, एक क्या है सिविल है और एक क्या आपका क्रिमिनल है। ठीक है, तो बेटा अब जैसे अगर आपका सिविल केस है, अगर सिविल केस है तो सिविल केस को डील करने के लिए बनाए गए हैं सिविल लॉज। सिविल केस को डील करने के लिए क्या बनाए गए हैं, या मैं बोल देता हूं दीज आर डेल्ट बाय सिविल लॉज। समझ आती है? और सर इसी तरीके से अगर देखा जाए तो ये सर जो आपके कौन से हैं क्रिमिनल्स, ये किसको कौन डील करेगा, डेल्ट बाय क्रिमिनल लॉज। आते हैं समझ? क्लियर है? समझ आता है? इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? इट मीन्स व्हाट डज इट मीन्स कि सर इसके लिए सिविल लॉज, इसके लिए क्रिमिनल लॉज। इसका मतलब सर क्या होगा कि सर सिविल का केस अगर देखा जाए तो यहां पे जो भी प्रोसीजर्स होंगे, जो भी प्रोसीजर्स होंगे आपके, जो भी आपके क्या होंगे प्रोसीजर्स होंगे, आर डिफरेंट। यहां पे जो प्रोसीजर्स होंगे कैसे होंगे, वो एकदम अलग होंगे। यहां प्रोसीजर्स कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। और क्रिमिनल की बात करा जाए तो सर यहां के जो प्रोसीजर्स होंगे वो कैसे होंगे, वो भी प्रोसीजर्स आर डिफरेंट, वो भी आपके अलग प्रोसीजर्स। तो यहां के प्रोसीजर्स अलग, यहां के प्रोसीजर्स अलग। सर यहां का कानून, यहां पे जो लॉज लगेंगे आर डिफरेंट, और सर यहां पे जो लॉज लगेंगे, वहां जो लॉज लगेंगे वो होंगे आपके डिफरेंट। समझ आ रहा है? सर सिविल में जो भी आपकी पनिशमेंट्स होंगी, सिविल में जो भी आपकी सजाएं होंगी वो होंगी अलग, और क्रिमिनल की देखे जाए तो सर यहां की जो पनिशमेंट्स होंगी वो कैसी होंगी, आपकी डिफरेंट होंगी। सिविल में जो हमको रेमेडी मिलती है, रेमेडी बोल लो या पनिशमेंट ही बोल दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रेमेडी बोल लो या पनिशमेंट बोल लो, रेमेडी भी लिख देता हूं यहां पे मैं, रेमेडी। ठीक है, रेमेडी या पनिशमेंट जो भी बोल सकते हैं। और बेटा सिविल का जो कोर्ट सिस्टम होगा, सिविल का जो कोर्ट सिस्टम होगा वो भी होगा अलग, और सर क्रिमिनल का जो कोर्ट सिस्टम होगा वो भी होगा अलग। अब सुनो, केस कितने, दो टाइप के होते हैं। ठीक है, अब दोनों को डील करने के लिए पहले देखा जाएगा नेचर कैसा उसका। पहले क्या देखा जाएगा कि नेचर क्या है। जब नेचर पता चल जाएगा हाँ भाई ये सिविल नेचर का है और ये क्या है, क्रिमिनल नेचर का है। अब जब हमको सिविल को डील करना है, जब हमको सिविल को डील करना है तो सिविल केस को डील करने के लिए जो भी प्रोसीजर्स दिए हैं उसको डील करने के लिए पूरे डिफरेंट हैं, पूरे के पूरे अलग है इन कंपैरिजन ऑफ क्रिमिनल। क्रिमिनल से अगर कंपेयर करा जाए तो इनके प्रोसीजर्स
पूरे एकदम अलग है। और जो भी सीपीसी के इसके आपके सिविल के प्रोसीजर्स है वो दिया हुआ है सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर। एक आपका कोड है, क्या बोलते हैं, सिविल प्रोसीजर कोड। तो जो भी प्रोसीजर्स हम लोग, एक सिविल कोड फॉलो करता है, जो सिविल कोड फॉलो करता है किसी भी सिविल नेचर के डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, तो वो जो प्रोसीजर है वो कहां दिया है, सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर। सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर वो प्रोसीजर आपका दिया है। समझ आता है? कानून जितने भी होते हैं वो सब अलग अलग लगते हैं यहाँ पे। जितने भी आपकी रेमेडीज होती हैं जो हमको सिविल डिस्प्यूट से मिलती है वो अलग होती है और क्रिमिनल में अलग होती है। अब जैसे सिविल का अगर देखा जाए तो सिविल में अगर हमको रेमेडी चाहिए ना, रेमेडी जो होती है वो इन द फॉर्म ऑफ क्या होती है, इन द फॉर्म ऑफ कॉम्पनसेशंस, इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी कॉम्पनसेशंस होती हैं। ये इसको मैं पनिशमेंट यहां से हटा ही देता हूं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। रेमेडी बोल देता हूं, रेमेडी यहाँ पे अलग है, वहां की अलग है, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, मॉनेटरी कॉम्पनसेशन होती है, या तो कोर्ट के ऑर्डर्स आते हैं, इंजंक्शन ऑर्डर आते हैं, ये आपको करना है, ये आपको ये नहीं करना, दैट्स इट, ये ऑर्डर आते हैं। यहाँ पे कोई जेल एल का काम नहीं है, यहाँ कोई सिस्टम इसका नहीं होता सिविल में, दिमाग में रखना, सिविल में नहीं होता इसका, क्लियर है। और उसके बाद कोर्ट सिस्टम, कोर्ट सिस्टम अगर बात करी जाए, कोर्ट सिस्टम आपका अलग है, किसमें, सिविल में, और आपका क्रिमिनल में कोर्ट सिस्टम अलग है, एकदम अलग प्रोसीजर्स, अलग कोर्ट यहाँ पे फॉलो करने होते हैं, ये अपने माइंड में रखना है, क्लियर है, क्लियर है, आता है समझ। आते हैं क्रिमिनल में, क्रिमिनल का जो प्रोसीजर्स हम लोग यूज करते हैं, दो चीज हम लोग, दो लॉज हैं जो मेन क्रिमिनल के लॉज हैं, एक है आपका आईपीसी इंडियन पीनल कोड एंड वन इज द सीआरपीसी विच इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। समझ आता है, दो चीजें हैं यहाँ पे, जो लॉज लगते हैं यहाँ पे, अलग अलग कानून यहाँ पे दिए हैं, क्रिमिनल लॉज अलग अलग दिए हैं, उनको फॉलो करना होता है। पनिशमेंट्स, पनिशमेंट्स की बात करी जाए तो सर यहां पे आता है पनिशमेंट्स में, यहां पे पनिशमेंट्स में सर डेथ पेनल्टी भी है, डेथ पेनल्टी भी है, उम्र कैद लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है, और स्पेसिफिक टर्म की इम्प्रिजनमेंट भी, 14 साल की जेल, 10 साल की जेल, 7 साल की जेल, 3 साल की जेल, मतलब जेल जो अलग अलग है, इम्प्रिजनमेंट जो है सर यहाँ पे होती है, और साथ में फाइन्स भी आता है, साथ में फाइन्स भी है, क्लियर है, समझ आती है, ये चार चीजें हैं। और कोर्ट सिस्टम डिफरेंट, कोर्ट सिस्टम यहाँ का अलग है, यहां का कोर्ट सिस्टम अलग, वहां का कोर्ट सिस्टम अलग। हाँ जी बताता हूं भी, ठीक है। अब देखिए कि मैंने आपको क्या बोला सर, प्रोसीजर्स आर डिफरेंस, लॉज आर डिफरेंस, तो सर जो प्रोसीजर है, जो प्रोसीजरल लॉ है दैट इज सीआरपीसी, जो प्रोसीजरल लॉ है जिसमें प्रोसीजर दिया हुआ है कि कोर्ट को कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, वो गिवन है कहां पे, सीआरपीसी में। एंड व्हाट अबाउट आईपीसी, इंडियन पीनल कोड जो है, इंडियन पीनल कोड हमको बताता है कि पर्टिकुलर एक्ट आपने जो करा, पर्टिकुलर एक्ट ये एक ऑफेंस या क्राइम है या नहीं है, पहले तो ये बताएगा चीज, ठीक है। कौन कौन से आपके एक्ट्स या कौन कौन से आपके ओमिशंस आपके ऑफेंस हैं, ये बताता है कौन, आईपीसी। साथ में ये बताएगा कि सर अगर आपने ये क्राइम किया या ये ऑफेंस किया तो उसकी सजा कितनी है, दैट्स इट। आईपीसी सिर्फ दो चीज बताता है, आपको बता दूं, इंडियन पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड टेल्स ओनली टू थिंग, उसके अलावा कुछ नहीं। इंडियन पीनल कोड बताता है कि आपने कौन सा क्राइम किया, क्राइम के बारे में बताएगा, ऑफेंस का नाम बताएगा कि इसको ऑफेंस को हम ये बोलते हैं, ठीक है, इस ऑफेंस को हम ये बोलते हैं। वहां पे ऐसा कुछ नहीं, वहां पे देखो क्या, वहां पे क्या लिखा है इंडियन पीनल कोड में, क्या बोल रहा हूं मैं, वो क्या बताएगा कि आपका ये पर्टिकुलर एक्ट, आपने जो करा, या पर्टिकुलर आपका ओमिशन जो आपने नहीं करा, जो आपको करना चाहिए था और आपने नहीं करा, समझ आ रहा है, ये ऑफेंस है या ऑफेंस नहीं है, ये बताता है ये, ठीक है। आप कोई इंसान आपके सामने खड़ा, आईपीसी आपके सामने कोई इंसान खड़ा है, ठीक है, आपने उसको क्या करा, चाकू लिया और उसको मार दिया, समझ आ रहा है, चाकू लिया और मार दिया, ये आपने क्या किया, ये एक्ट किया है ना आपने, ये क्या है, ये एक्ट किया जिसकी वजह से सामने वाले की जान चली गई, समझ आया है। तो इसको डिफाइन ऐसे करा गया है कि दिस इज कॉल्ड एज मर्डर, इंटेंशनली जानबूझ के करा है। तो वहां पे लिखा है कि अगर आप ऐसा एक्ट कुछ करते हो जिससे सामने वाले की जान चली जाती है तो उसको बोलते हैं क्या, मर्डर। मतलब आईपीसी क्या है, अलग अलग ऑफेंसेस को या अलग अलग क्राइम्स को उसने डिफाइन किया है, हाँ अलग, जैसे आपका जैसे लिया जाए मर्डर हो गया, थेफ्ट हो गया, थेफ्ट किसको बोलेंगे, चोरी, ठीक है। रॉबरी किसको बोलेंगे, कब आप क्या काम करोगे तो उसको हम बोलेंगे दिस इज कॉल्ड एज
रॉबरी, कब किसी को हम डकैती बोलेंगे, कब किस चीज को हम रेप बोलेंगे, कब चीज को हम किडनैपिंग बोलेंगे, कब किसी को हम क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बोलेंगे, कब किसी को हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बोलेंगे। ये सब क्या है? ये सब गलत चीजें हैं। और इस सब को डिफाइन कौन किया है? आईपीसी। इंडियन पीनल कोड ने अलग अलग ऑफेंसेस को, अलग अलग ऑफेंस बोलो या क्राइम बोलो, ठीक है, लॉ की डेफिनेशन में हम लोग, लॉ की लैंग्वेज में उसको ऑफेंस बोलते हैं, ठीक है। इसने क्या किया? आईपीसी ने इसको डिफाइन किया है। डिफाइन कर दिया, पहली चीज खाली डिफाइन किया किसको बोलते हैं हम, ये। और साथ में क्या किया है कि आप अगर ये ऑफेंस करते हो तो उसकी सजा ये है। समझ आती है? समझ आती है? जैसे सेक्शन 300 है ऑफ इंडियन पीनल कोड, वो बताता है व्हाट इज मर्डर। वो मर्डर का सेक्शन है कि व्हाट इज मर्डर। आपने ये एक्ट किया तो उसको बोलेंगे हम क्या? मर्डर। से मर्डर को डिफाइन कर दिया कि दिस इज मर्डर। साथ में सेक्शन 302 302 में उसमें बता दी मर्डर की सजा क्या है। समझ आता है कि आप कोई भी एक्ट करते हो एज पर सेक्शन 300 तो उसकी सजा कहां दी है? 302 के अंदर। समझ आ रहा है? तो इंडियन पीनल कोड क्या बताता है हमको? दो चीज बताता है सिर्फ और सिर्फ, दैट्स इट। क्या बताता है? कि सर ऑफेंस क्या है डिफाइन करेगा और उसकी सजा क्या है, बता दिया आईपीसी ने। समझ आया? क्लियर है? अब ऑफेंस हो गया, सजा ये है, मिलेगी। मिली तो नहीं है। आज किसी ने मर्डर किया, आज किसी ने रेप किया, आज किडनैप किया, आज थेफ्ट हुआ, तो क्या उसको सजा वहीं मिल जाती है उसी समय? द आंसर इज नो। इतना हमारा फास्ट नहीं जुडिशियल सिस्टम। समझ आता है? क्लियर है? टाइम लगता है, अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो बेटा गलत काम करा और उसकी सजा पहुंचाने तक का बीच का जो टाइम पीरियड है, समझ आ रहा है? समझ आ रही है? उसमें लगता है सीआरपीसी। इस टाइम गैप में कौन सा लगेगा? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लगता है। समझ आ रहा है? वो कोड प्रोसीजर फॉलो करता है सो दैट क्या हो सके? जिसने गलत किया है उसको सजा दिलाने तक का प्रोसीजर जो है, दैट इज सीआरपीसी। क्लियर है? आता है समझ? ये मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा जब मैं डील करूंगा आईपीसी एंड आपका ये सब डील करूंगा, देन आई विल गो इन वेरी मच डिटेल। पूरा डिटेल में जाना है मुझे वहां पे। आता है समझ? तुम आपको ये बता, तो देखो लॉ देखो अलग है, सिविल में लॉज अलग लग रहे हैं, यहाँ पे लॉज अलग लग रहे हैं। कोर्ट सिस्टम यहाँ का अलग है और वहां का अलग है। समझ आ रही है? प्रोसीजर्स अलग, कोर्ट सिस्टम्स अलग, पनिशमेंट्स देखो अलग है। वहां पे मॉनेटरी कंपनसेशन होती हैं, मैं आपको बता रहा हूं। मॉनेटरी कंपनसेशंस एंड इंजंक्शन ऑर्डर्स होते हैं, ये आपको करना है, मतलब परफॉर्म करवाने के लिए। आप करेंगे या आप नहीं करेंगे, वहां पे होता है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ कॉम्पनसेशन, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, इन जर्नल बात कर रहा हूं। जर्नली क्या चीज है? जर्नल, वहां पे मॉनेटरी कॉम्पनसेशन मिलती हैं एंड ऑर्डर्स आते हैं कि आपको करना है मॉनेटरी कॉम्पनसेशन या डैमेजेस बोल लो, आप जो भी बोलना है बोल सकते हो। समझ आती है? इसीलिए हम लोग करते हैं। क्लियर है? आता है समझ? क्लियर है? एग्जाम्पल्स आपको वैसे मैंने आपको बता ही दिया, आपका अलग अलग एग्जाम्पल्स आपके हैं। एग्जाम्पल्स यहाँ पे अगर लेना चाहो, आपका सिविल में एग्जाम्पल्स क्या हो सकता है? आपका कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड डिस्प्यूट्स हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने पढ़ा है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, दो पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट किया, मिस्टर ए मिस्टर बी ने करा, मिस्टर ए ने गुड्स दे दिए, मिस्टर बी ने पैसा नहीं दिया। मिस्टर ए सूट फाइल करेगा कोर्ट में जाके, केस फाइल करेगा। अभी मैं सूट वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, मैं केस बात कर रहा हूं, क्या वो यूज करेंगे बात में? केस फाइल करेगा, उसके अगेंस्ट क्या बोलेगा? आप खुद बताओ क्या बोलेगा? कोर्ट से क्या बोलेगा? सर इसने मेरे पैसे नहीं दिए, आई वॉन्ट माई मनी। कंपनसेशन ही तो मांग रहा है, मांग रहा है कि बोलेगा नहीं सर इसको जेल में डाल दो? कोर्ट मना कर देगा वहां पे, क्योंकि नेचर क्या है? सिविल नेचर, सिविल नेचर है। या तो क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? पैसा दे दो, यही बोलेगा उसको, भाई हमको सर मेरा पैसा दिला दीजिए बस। और कुछ बोल सकता है? उसको और चाहिए क्या भाई साहब? उसको पैसा ही चाहिए। अब इंटरेस्ट लगाना वो उसके ऊपर है कि मुझे इतना इंटरेस्ट ब्याज के साथ चाहिए, वो एक अलग चीज है। मांग क्या है? मॉनेटरी कॉम्पनसेशन। एक चीज ये हो गई। दूसरे एंगल से ले लो, दूसरे एंगल से ले लो, ए और बी है, ए ने एडवांस दे दिया है, बी ने अभी तक गुड सप्लाई नहीं किए हैं। बी ने अभी तक गुड सप्लाई नहीं किए, ए क्या करेगा? केस फाइल कर देगा कि जज साहब दो चीज है, या तो इससे बोलिए मुझे गुड सप्लाई कर दे, परफॉर्मेंस का ऑर्डर आ जाएगा कि परफॉर्म करिए, ठीक है, या तो इससे बोलिए मुझे गुड्स सप्लाई कर दे, या तो सर इससे बोलिए मुझे ना कंपनसेशन दे, जो मुझे नुकसान हुआ है उसका मुझे कंपनसेशन दे, क्योंकि इसने गुड सप्लाई नहीं करी, मुझे मैन्युफैक्चर करना था, मुझे आगे सेल करनी थी। हो सकता है ना सब चीजें? मुझे लॉस हो गया, तुम आई वांट दी मॉनेटरी कंपनसेशन। पहले तो मेरा एडवांस वापस दिलाइए, वो तो एक अलग चीज है, और साथ में आई वांट दी मॉनेटरी कंपनसेशन। और कुछ होगा? हम्म
सब आएगा, सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। देखो कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट्स आ गए, कॉन्ट्रेक्चुअल्स आ गए, आपका टॉर्ट्स आता है, टॉर्ट्स, टॉर्ट पढ़ा आपने, टॉर्ट्स देखा आपने, टॉर्ट्स आर द सिविल रॉन्ग्स पढ़ा होगा आपने, सब इसके अंदर आता है। समझ आ रही है? टॉर्ट्स आपका सब इसी के अंदर आएगा। आपने वो देखा आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, समझ आती है? इधर आता है कवर हो। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, प्रॉपर्टी के जो भी क्या होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स होते हैं, भाइयों के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, ये बोलता मेरा, ये बोलता मेरा, ठीक है, सिविल नेचर, समझा? हाँ, असॉल्ट तो सब इसमें आ जाएगा ना, टॉर्ट के अंदर आ जाएगा, ठीक है, अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। इसके अंदर आ सकता है कि नहीं आता, मैं आपको लॉज बता रहा हूँ कौन कौन से लॉज के अंदर आ सकता है। कमर्शियल लॉज जितने भी होते हैं बिजनेस से रिलेटेड, और भी जो लॉज होते हैं जितने भी कमर्शियल नेचर के हैं, सब किधर जाते हैं? सब इधर, सिविल, सब सिविल साइड है, सब सिविल नेचर है। समझ आ रहा है? क्लियर है? सब इधर है। ये लो 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 लो, मैरिज एंड डिवोर्स लो, खुश हो जाओ, मैरिज एंड डिवोर्स, ये लो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, सिविल, सिविल साइड, सिविल साइड। समझ आ रहा है? सिविल साइड आता है समझ? क्लियर है? इधर आओ, एग्जांपल इसका तो आप दे दोगे अच्छे से। सबसे ऊपर मर्डर, सबसे ऊपर मर्डर, थेफ्ट, रॉबरी हो सकता है, डकैती, हाँ, नहीं 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 अलग, मैं आपको बताऊंगा ना, सब कुछ सब बताऊंगा, मैं आपको बता रहा हूं। थेफ्ट इज डिफरेंट, रॉबरी इज डिफरेंट, डकैती इज डिफरेंट, तीनों अलग है, नाम अलग, आपको हम लोग लगता है कि एक ही चीज है, मगर तीनों की कहानी अलग है, तीनों अलग चीज है, सब डिफाइंड है, सब कुछ डिफाइंड है, ईच एंड एवरी थिंग इज डिफाइंड इन आईपीसी। मैं आपको जो बोल रहा हूं, मैं वो चीज बताऊंगा जो लॉ में डिफाइंड है, सब कुछ अपने हिसाब से नहीं बोलना मुझे। क्लियर है? अलग अलग चीज, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये भी आएगा आपका इधर ही, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र रचना, समझ आ रहा है? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, जब टेररिस्ट अटैक करते हैं तो उसके पीछे की प्लानिंग्स भी होती हैं, सब कुछ समझ आता है, षड्यंत्र रचा जाता है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, सेक्शन 120A ऑफ आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, और उसकी जो सजा है 120B के अंदर है, ठीक है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये भी आएगा इसके अंदर, समझ आता है? क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज, वो भी आएगा, किडनैपिंग्स, वो भी इसके अंदर आएगा, रेप्स, वो भी इसके अंदर आएंगे। समझ आ रहा है? ये सब क्या है? क्रिमिनल नेचर, सब क्या है? क्राइम्स है। असॉल्ट एक अलग चीज है, इसका एक अलग चीज है। देखो होता क्या है, मैं आपको बताता हूं केसेस कैसे चलते हैं। कोर्ट में जब जाते हो तो कभी भी एक केस जो होता है ना, एक ही लॉ से रिलेटेड नहीं होता। जब भी कोई केस फाइल होता है ना, बहुत से लॉज उसके ऊपर अप्लाई हो जाते हैं, बहुत से लॉज अप्लाई हो जाते हैं। मैरिज एंड डाइवोर्स नॉर्मल एक अलग चीज है, मगर एक और चीज, हस्बैंड और वाइफ में बहुत लड़ाई पीट होती हो, हाँ, हस्बैंड बहुत मारता हो, पीटता हो, बेटा वो क्रिमिनल में भी आ जाएगा फिर। समझ आ रहा है? वहां पे दिक्कत हो जाएगी फिर आपकी, गेटिंग और नॉट, वो एक अलग नेचर पकड़ लेगा वहां से, दोनों में नहीं, या फिर तो क्रिमिनल में चला जाएगा सीधा सीधा, हाँ, फिर क्रिमिनल वहां पे चल जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहां सजा देखी जाए क्या मिलना चाहिए, ठीक है। वो सब देखो कोर्ट हैंडल करता है, कोर्ट को पता है कि कैसे हमको डील करना है चीजों को। एक चीज को जब भी आप डील करोगे 100% है, वहां पे सिर्फ एक लॉ नहीं लगता, एक से ज्यादा लॉ लगते हैं। अब आपका सिंपल एग्जांपल ले लो, दो कंपनीज हैं, दो कंपनीज वहां पे कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, फॉर द जो भी है सेल्स एंड ऑल, जो भी है इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, मैं बोल रहा हूँ। अब आप बताओ कोई भी डिस्प्यूट अराइज होगा तो पहली बात, जब कंपनी, तो कंपनीज एक्ट लगेगा कि नहीं लगेगा उसके ऊपर? कंपनीज एक्ट लगेगा, साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगेगा कि नहीं लगेगा आपका? लगेगा ना। क्या पता कोई चेक से रिलेटेड हो, पेमेंट्स एंड ऑल से रिलेटेड हो, तो जब चेक से रिलेटेड है तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट इनको डील करता है, प्रोमिसरी नोट्स, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, इसको डील करता है। आ गया ना? अब देखो 3 लॉ लग गए एक मैटर में, आ रहा है, 3 लॉ लग गए सिर्फ एक डिस्प्यूट्स के ऊपर। तो कभी ऐसा नहीं होता कि, तभी बोला जाता है ना कि जो जजेस होते हैं ना उनको हर एक लॉ की नॉलेज होती है, समझ आती है। तो ये चीजें होंगी, ये चीजें आपको दिखेंगी, जब प्रैक्टिकल आपको एक्सपोजर मिलेगा आपको समझ आएगा, ठीक है। और जब मैं आपको चैप्टर्स पढ़ाऊंगा तो मैं वहां पे तो आपको और डिटेल में देने वाली हूँ। तो मैं आपको खाली अभी तक तो मैं कोर्ट सिस्टम पे आया ही नहीं हूँ, अभी तो मैं आपको खाली नेचर बता रहा हूँ अलग अलग, ठीक है। अब सुनो, जब सिविल होता है, अब देखो क्या होता है, जब भी डिस्प्यूट होगा तो दो पार्टीज होंगी, एक होगी केस फाइल करेगी और एक होगा जिसके खिलाफ केस फाइल हो रहा है। तो जो सिविल होता है ना, तो सिविल में जो दो पार्टीज होती हैं इनको बोला जाता है प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट। समझ आता है? इनको क्या बोलते हैं? प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट। क्लियर है? ये लीगल वर्ड्स हैं, ये लीगल वर्ड्स हैं, ठीक है। ये सब आपको मैं जब सिविल प्रोसीजर कोड पढ़ाऊंगा तो वहां पे बहुत डिटेल में आएगा, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट। और जब इधर आते हैं तो यहां पे होता है कंप्लेनेंट, यहां पे बोलते हैं कंप्लेनेंट वर्सेस एक्यूज्ड,
ठीक है, कंप्लेनेंट वर्सेस एक्यूज, यहां पे दो पार्टीज। हम्म। हाँ 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 हाँ, वहां पे जाएगा, अभी आएगा, उसके भी बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ उसका भी आपको। क्लियर है? क्लियर 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 कि नहीं क्लियर, बताइए। लेते हैं, फाइन्स आते हैं, हाँ है। जब आप ये दिखाओगे कि केस कैसा है, हाँ कॉम्पनसेशन है, हाँ 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 है। हाँ ऑब्वियस ही बात है, यही देख के चलेंगे, हम लोग को तो यही देख के चलना है। हम लोग को तो देखो, प्राइवेट रॉन्ग्स अगर कुछ भी हैं जिससे एक पर्टिकुलर पर्सन को दिक्कत हो रही है, आप खुद सोचो। आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, दो लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया आपस में, ठीक है, ये बोलते हैं मैं आपको गुड्स दूंगा, ये बोलते हैं आपको हम पैसे देंगे, खत्म हो गई बात। यही दो चीज होगी। इन्होंने गुड्स दे दिए, इन्होंने पैसे नहीं दिए, इन्होंने पैसे नहीं दिए। दिक्कत किसको हुई है? इनको दिक्कत हुई है खाली, कि इनको पैसे नहीं मिले। ठीक है, आपको दिक्कत हुई, आपको दिक्कत हुई, किसी और को दिक्कत हो रही है, मुझे फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दिक्कत किसको हुई है? रॉन्ग अगेंस्ट दिस ओनली प्राइवेट पर्सन, इसी को खाली प्रॉब्लम हुई है, और उसके अलावा नहीं। या प्राइवेट पर्सन या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन। हाँ अब सुनो, अब आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, वो क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले से ही, मैं बता रहा हूँ पे। अब आता है क्राइम अगेंस्ट द सोसाइटी। क्राइम अगेंस्ट द सोसाइटी जो मैं बोला आपको क्रिमिनल नेचर का है, ठीक है, इसको मैं बोलता हूं द क्राइम इज अगेंस्ट द सोसाइटी। अब सुनो, हुआ क्या है? मर्डर हो गया किसी का, हुआ क्या है? रेप हो गया किसी का, हुआ क्या है? किडनैपिंग हो गई किसी की, समझ आ रहा है? अब इसको हम बोलते हैं सर दिस इज नॉट द क्राइम जस्ट अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन, बल्कि इट इज ऑल अगेंस्ट द सोसाइटी। इट इज डिफाइंड, ये डिफाइन किया गया है लॉ के अंदर कि भाई जो भी अगर आप ऑफेंस कर रहे हो या कोई भी एक्ट कर रहे हो विच इज ऑफेंसिव इन नेचर या क्रिमिनल इन नेचर अगर है, उसको हम मानेंगे वो प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं है, इट इज अगेंस्ट द सोसाइटी। क्यों? क्यों कि आज अगर आज किडनैपिंग हुई है, आज किडनैपिंग किसकी हुई? एक पर्सन की किडनैपिंग हुई। आज क्या हुआ? रेप हुआ किसी का। ठीक है, तो बेटा ये एक जो डर है, ये जो फियर है, सिर्फ सामने वाले के पर्सन के अंदर नहीं, जिसके अंदर जिसके साथ हुआ है, ये डर सबके अंदर आता है कि आज इसके साथ रेप हुआ, आज इसके बच्चे के साथ रेप हुआ, तो कल हमारे बच्चे के साथ रेप हो सकता है। आज इसका मर्डर हो गया, अगर उस बंदे को नहीं रोका गया तो कल हमारा मर्डर हो सकता है। किडनैपिंग ऐसे, तो उसको क्या बोलते हैं कि क्राइम इज ऑल अगेंस्ट द सोसाइटी। क्राइम सोसाइटी अगेंस्ट है, भले ही सामने वाला बंदे को दिक्कत तो होगी, ऑब्वियस बात, जिसके साथ गलत हुआ, मगर माना क्या जाता है? इट इज ऑल अगेंस्ट द सोसाइटी एट लार्ज। दिक्कत सबको हो रही है। अब आप बताओ, रेप्स होते हैं, हाँ क्यों कैंडल मार्च करते हैं भाई? काहे कैंडल मार्च कर रहे हो जब आपको दिक्कत नहीं है? जब इट्स ऑल अगेंस्ट प्राइवेट रॉन्ग, जिसके साथ हुआ उसकी फैमिली को दिक्कत है, या जिसके साथ हुआ उसको दिक्कत होनी चाहिए ना, फिर आपको दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, आपको फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए कि चाहिए? क्यों कैंडल मार्च करने लग जाते हो सब? क्यों पहुंच जाते हो? क्यों? पूरी सोसाइटी इफेक्ट होती है बेटा क्राइम से। क्राइम से पूरी सोसाइटी इफेक्ट होती है। जो टेररिस्ट अटैक होते हैं, क्यों आप लोग इफेक्टिव हो जाते हो? क्यों आपके मन में फियर आ जाता है, डर क्यों हो जाता है? क्यों डर आता है कि भाई आज बॉम्ब ब्लास्ट बॉम्बे में हुआ तो कल दिल्ली में हो जाएगा? क्यों डर होता है आपको? समझ आ रही है? तो क्राइम्स जो है, इट इज ऑल अगेंस्ट दी सोसाइटी एट लार्ज। और जब भी क्राइम्स होते हैं, जब भी क्राइम्स होते हैं, तो बेटा जो केस होता है ना, वो प्राइवेट पार्टी फाइल नहीं करती, वो एक गवर्नमेंट फाइल करती है सीधा। जब भी मैं आपको बताऊंगा, जब आप जैसे यहां मैंने बोला ना कंप्लेनेंट वर्सेस एक्यूज्ड, कंप्लेनेंट वर्सेस एक्यूज, जब मर्डर्स होते हैं, ये सब चीजें होती है ना, जितनी भी आपकी क्रिमिनल नेचर की है, तो इसमें जो कंप्लेनेंट है ना, वो बंदा नहीं होता कि जो इसके साथ गलत हुआ, बल्कि कौन होता है? पूरा स्टेट होता है। समझ आता है? स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ केरला, मतलब क्या होता है? सरकार फाइल करती है केस कोर्ट के अंदर, क्योंकि सरकार क्या बोलती है कि क्राइम सिर्फ आपके अगेंस्ट नहीं हुआ, ये इट इज अगेंस्ट द होल सोसाइटी, सब इफेक्टेड हैं। तो वहां पे स्टेट, आप बहुत से केसेस ऐसे आएंगे जब आप कौन सा पढ़ोगे? क्रिमिनल लॉ। जब आप पढ़ोगे क्रिमिनल लॉ तो बहुत से केसेस आएंगे जहां पता है क्या लिखा रहेगा? क्या लिखा रहेगा? स्टेट ऑफ केरला वर्सेस, आपने पढ़ा हुआ है? पढ़ा है? कौन सा केस पढ़ा है आपने? केशव नंदन भारती केस पढ़ा है आपने? केशव नंदा भारती केस पढ़ा है? प्रेम्बल से रिलेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस केशव नंदा भारती। क्यों लिखा स्टेट ऑफ केरला? कौन पर्सन है भाई?
स्टेट ऑफ केरला कौन पर्सन है, वही होना चाहिए ना, क्यों लिखा स्टेट ऑफ, अगेंस्ट द होल सोसाइटी, जहां पे इफेक्ट होगी वहां पे होता है ना। कहीं कहीं केस पढ़ोगे वहां पे लिखा रहेगा यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस, समझ आता है क्यों लिखा रहता है यूनियन ऑफ इंडिया, पूरी गवर्नमेंट पूरी इंडिया सफर कर रही है उससे, तो वहां पे यूनियन है, पर्टिकुलर स्टेट सफर कर रहा है तो क्या है, स्टेट है, ऐसा रहता। क्लियर है, ये सब हम लोग डील कहाँ पे करेंगे, जब हम लोग क्रिमिनल लॉस पढ़ेंगे तो वहां पे आपको बताऊंगा, और आपको ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा, आपको मैं दिखाऊंगा, वहां पे जितने भी डिसाइडेड केस आप देखोगे वहां पे सब जगह आपका देखना स्टेट का नाम लिखा होगा, स्टेट बिहाफ पे करती है फाइल। हाँ जी बताइए। गवर्नमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर सरकारी वकील उनको बोला जाता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, वो फाइल करते हैं आपके केस। क्लियर है, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को अपॉइंट कौन करता है, वो हमारी गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। क्लियर है, देखो लॉज जो है ना इतना ऐसा नहीं है कि एकदम हल्का फुल्का, ठीक है, बहुत डिटेल में पढ़ना है, बहुत डीप में जानना है हम लोग को, तो मैं जब आपको पर्टिकुलर टॉपिक्स बताऊंगा तो वहां पे पर्टिकुलर चीजों के बारे में बताएंगे, हम लोग मिक्सअप नहीं करेंगे सिविल को और क्रिमिनल को, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। सिविल मैंने आपको क्या बोल दिया, आप दिमाग में रखना, सिविल का सर प्रोसीजर अलग, लॉज अलग, रेमेडीज अलग, कोर्ट सिस्टम उसका अलग, उसको अलग रखोगे आप, और सर क्रिमिनल का लॉज अलग, प्रोसीजर्स अलग, सिस्टम अलग, पनिशमेंट या रेमेडीज जो भी उसकी वहां मिलती हैं वो सब अलग है, मिक्सअप हम नहीं करेंगे। आता है समझ, ये देखिए आपके सामने है कोर्ट सिस्टम इन इंडिया, देख लीजिए क्या लिखा है, टॉप पे आपका क्या लिखा है, सुप्रीम कोर्ट विच इज द एपेक्स और द हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी, ठीक है, और उसके बाद आपका क्या लिखा है, हाई कोर्ट्स, ये कौन सी है, ये सर सुप्रीम जुडिशियल बॉडी है, मगर कहां पे, इन अ स्टेट, स्टेट की है, ठीक है, कंट्री की नहीं, इन अ स्टेट। और उसके बाद बात आती है सर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स की, कौन सी बात आती है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स की बात आती है, और ये फर्दर देखो 3 लेवल में डिवाइड रहता है, टॉप, मिडिल एंड ये आपका लोएस्ट लेवल, समझ आती है। अब देखो, अब ध्यान से सुनना थोड़ी मेरी बातें, ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, सुप्रीम और हाई तो समझ आता है, नॉर्मल हो गया, एक एपेक्स है और एक ये है। अब आती है बात डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट समझ सुनते हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, ये क्या है, एक ही कोर्ट होते हैं, क्या लिखा रहेगा उसके बाहर, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स। जब भी ये कोर्ट, नाम क्या है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है, जब भी ये कोर्ट सिविल नेचर को डील करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और जब भी ये क्रिमिनल मैटर को डील करता है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सेशन कोर्ट। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट नाम है, क्या नाम है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। अब भाई हमको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस फाइल करना है, होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस फाइल करना है, अगर हमारा मैटर क्या है, सिविल है, अगर मैटर क्या है, सिविल है, तो हमारे लिए वो क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, अगर हमारा मैटर क्या है, क्रिमिनल है, तो हमारे लिए वो क्या है, सेशन कोर्ट है। अब आपको सुनो क्या लिखा है, देखो जो इनके टॉप लेवल इसका होता है वही आपका क्या है, टॉप लेवल पे जो बैठता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, जो टॉप लेवल पे बैठता है यहाँ पे वो होता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। बेटा ये इंसान एक है, ही इज द सेम पर्सन, ये जो बंदा है ये एक ही जज है, मगर क्या है, जब ये सिविल मैटर को डील करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं ही इज अ डिस्ट्रिक्ट जज, जब ये सिविल मैटर को डील करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ही इज द डिस्ट्रिक्ट जज, और जब यही बंदा क्रिमिनल मैटर को डील करता है इसको क्या बोलते हैं, सर इज अ सेशन जज। समझ आ रहा है, कोर्ट एक है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, और इसका जो टॉप लेवल है वहां पे एक ही जज है, मतलब अलग अलग तो रूम्स हैं, वो तो अलग अलग जज है, मगर जज को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। और वो जज अगर सिविल मैटर्स को डील करता है उसको हम क्या बोल देते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज, और जब वो क्रिमिनल करता है उसको क्या बोलते हैं, सेशन जज। समझ आता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एक साइड वाला लेफ्ट वाला जो यहाँ पे है इसको बोलेंगे हम लोग क्या, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और यहाँ पे जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ सेशंस, कोर्ट ऑफ सेशन बोलो या सेशन कोर्ट बोलो, आपके ऊपर है, जो भी बोलना है बोल लो। क्लियर है, तो टॉप लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पहले देखा जाए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है, उसको छोड़ देते स्टेट को, डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो वहां पे जो टॉप लेवल पे बंदा होता है उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। ठीक है, अब आते हैं इधर, देखो देखो मैंने अलग कर दिया, वैसे ये देखिए मैंने अलग अलग कर दिया, दिख रहा है, सिविल साइड की बात करनी है, ठीक है, पहले हम लोग सिविल बात करेंगे, बाद में हम लोग क्रिमिनल पे आते हैं, तो हम लोग सिविल पे देखते हैं क्या है। सिविल देखो क्या लिखा है, सिविल साइड पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टॉप लेवल जो है वो कौन है, डिस्ट्रिक्ट जज का, कौन सा है, टॉप लेवल डिस्ट्रिक्ट जज का, और इसका एक नीचे एक जूनियर होता है उसको बोलते हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं कहाँ पे, टॉप लेवल,
ऑन द डिस्ट्रिक्ट पार्ट पे। उसके बाद सर आता है आपका कौन, मिडिल लेवल, सिविल जज सीनियर डिवीजन, सिविल जज सीनियर, इनको बोलते हैं सीजे, सीजे मतलब सिविल जज सीनियर डिवीजन। और फिर लोएस्ट लेवल इनका एक आता है, वो होता है सिविल जज जूनियर डिवीजन। तो ये हायरार्की है कोर्ट की, ये हायरार्की चल रही है, समझ आ रहा है, हायरार्की चल रही है, टॉप पे सुप्रीम हाई, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, मगर डिस्ट्रिक्ट भी फर्दर क्लासिफाइड है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट का जो टॉप है उसको वो बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। सिविल साइड की बात कर रहा हूं, सिविल साइड की, ठीक है, सिविल साइड की। आप डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बंदा तो एक ही है ना, मगर जब मैटर वो डील कर रहा है सिविल, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। और टॉप लेवल पे डिस्ट्रिक्ट जज है, साथ में उसके एडिशनल होता है। उसके बाद सेकंड आ जाते हैं, वो होता है आपका सिविल जज सीनियर डिवीजन। लोएस्ट लेवल पे जो होता है सिविल जज जूनियर डिवीजन। गेटिंग, आता है समझ, बोलो बोलो, आता है समझ, क्लियर है, क्लियर है। आते हैं आपका क्रिमिनल साइड में, क्रिमिनल साइड में अब अगर आओ, क्रिमिनल साइड में क्या हुआ है, देखिए लिखा है, क्या लिखा है मैंने, सेशन लिख दिया यहाँ पे, सेशन कोर्ट, क्योंकि भाई होता क्या है, सेशन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। मैंने क्या बोला, जब क्रिमिनल को डील करेंगे तो मैंने आपको ये समझाने के लिए करा है सब कुछ, बोलते हम एक ही हैं, मगर आपको समझ आ जाए कि भाई होता क्या है। तो सेशन कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशंस, तो टॉप लेवल पे जो है वो कौन है, सेशन जज, जो टॉप लेवल पे है सेशन जज। और इसमें फर्दर इसके लिए जूनियर, एडिशनल एंड असिस्टेंट, लेवल टॉप ही है, टॉप लेवल मतलब 3 लोग हैं, और उनमें भी 3 में सबसे ऊपर कौन, सेशन, उसके बाद सर एडिशनल एंड उसके बाद असिस्टेंट। आता है समझ, क्लियर है। इसके नीचे आओ, मिडिल लेवल पे क्या लिखा है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, और उसके बाद उस पर एडिशनल जुडिशियल, एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, इसको बोलते हैं CJM, क्लियर है, CJM, ये कौन है, मिडिल लेवल पे। और लोएस्ट पे आ जाओ तो 2 होते हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास, ये आपका एकदम लोएस्ट लेवल है, समझ आती है। अब सुनो, ये जो जजेस बैठे हैं, जो लिखा है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। जब भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आपकी अगर जो मेट्रोपॉलिटन एरिया में है, जो कहां पे है, मेट्रोपॉलिटन, कितने मेट्रोपॉलिटन है हमारे पास, 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं हमारी, 4 मेट्रोपॉलिटन है। अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में इन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को बोला जाता है CMM, क्या बोलेंगे, CMM का मतलब क्या, सब कुछ सेम है, बस क्या हो जाएगा, चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट इनको बोल दिया जाता है, दैट्स इट। ये खाली नाम का है, पावर एंड ऑल सब वो रहेगी, कहां लोअर लेवल में, नहीं तो नाम चेंज हुआ है, दैट्स इट, J की जगह M हो गया, बस बंदा तो वही है, चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। कब, जब ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, तो इनको मैं आपको क्या बोल रहा हूं, नाम बता रहा हूं, बस नाम चेंज हो जाता है, दैट्स इट। मेट्रोपॉलिटन सिटीज हमारी 4 है ना, जो बड़ी बड़ी सिटीज है हमारी, जिनको बॉम्बे, एक आपका टॉप पे कौन सी है, नॉर्थ पे आओ, नॉर्थ पे दिल्ली है। आप इधर आ जाओ, ईस्ट साइड पे कौन सी है आपकी, वेस्ट बंगाल है आपकी, कोलकाता बोलते हैं, कोलकाता, ठीक है। इधर आ जाए नीचे, चेन्नई, ठीक है, एंड वेस्ट पे चले जाओ, बॉम्बे, मुंबई, समझ आ रही। तो 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज हमारी हैं। तो यहाँ पे अगर ये कोर्ट हैं, कौन से, मिडिल लेवल वाले, तो वहां पे भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बैठेगा ना, तो बस उसको हम जुडिशियल नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, चीफ मेट्रोपॉलिटन बोलेंगे, दैट्स इट, खाली नाम चेंज हो रहा, समझ आ रहा है। तो वही जहां पे ये CJM है, तो यहां बोल देंगे एडिशनल CMM, समझ आ रहा है, क्लियर है। और नीचे आ जाओ, जहां पे देखो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट लिखा है, इसको क्या बोल देंगे, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट फर्स्ट और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट सेकंड, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। बस आपको मैं ना ये बता रहा हूं, कहीं ऐसे लिखा हो तो कंफ्यूज ना हो जाना, आप ये समझ जाना कि ये कौन से कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी के हैं, समझ आ रहा है, मैं आपको बस बता रहा हूं, क्लियर है, समझ आ रहा। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब हाई लेवल की चीजें हैं, मगर आपको पता होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्योंकि आएगा, बीच में आएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा, कौन सा आपको लगेगा सभी तो सेम है, मगर बेटा ये हायरार्की है और सबकी पावर्स अलग अलग है, सबका अलग अलग है। ऐसा नहीं कहीं भी मन करा मुंह उठाए और पहुंच गए, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं 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 नहीं। अच्छा वो अभी बताता हूं, उसका बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं, आ रहा है सब, अब ये समझ आ गया, स्ट्रक्चर समझ आ रहा है, क्या चल रहा है, दिख रहा है, स्ट्रक्चर दिख रहा है। चलिए अब आपको मैं बात करता हूं सिर्फ और सिर्फ पहले सिविल की, अभी क्रिमिनल को साइड रखते हैं।
क्रिमिनल को भी रखते हैं साइड। अब बात करते हैं सिर्फ और सिविल की। अब सिविल में देखो सबसे ऊपर टॉप पे आपका दिखता सुप्रीम, हाई, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस। और डिस्ट्रिक्ट सेशंस का आपका फर्दर क्लासिफिकेशंस आपको पता है, पता है क्लासिफिकेशंस, पता है क्लासिफिकेशंस। अब आप ध्यान से मेरी एक बात सुनना, इसको बाद में देखते हैं, पहले मेरी बात सुन लो एक बार। सुप्रीम और हाई की बात अभी रुक के करते हैं, डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं। डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, जितने भी देखो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आपके हैं, ठीक है, कोई भी लेवल हो, अलग अलग लेवल्स हो। अब ध्यान से, हर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन होगी कोई ना कोई, समझ आ रही है? अथॉरिटी होगी केसेस को लेने की, कि ये केस हम ले सकते हैं या नहीं, डिसाइड कर सकते हैं या नहीं। अब पूरी इंडिया देखा, पूरी इंडिया में बहुत से स्टेट्स हैं हमारे पास, हर स्टेट्स डिवाइडेड इनटू वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स है, हर स्टेट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स कोर्ट है। आता है समझ? समझ आती है? तो बेटा जितने भी ये सब पूरे इंडिया के लेवल पे देखा जाए और पूरे स्टेट के लेवल पे चलो देख लो आप, ठीक है, जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स के अंदर जितने भी आपकी डिस्ट्रिक्ट्स आ रही हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, सबकी ज्यूरिसडिक्शन अलग अलग होती है। जितने भी डिस्ट्रिक्ट, अब ध्यान से थोड़ा, जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बोल रहा हूं जनरल, नीचे लेवल अलग अलग है, उनकी जो ज्यूरिसडिक्शन है वो उनके स्टेट के हिसाब से होती है, उनका स्टेट डिसाइड करती है। समझ आती है? वो कौन डिसाइड करता है? उनकी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है विद कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट्स। समझ आती है? जितनी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है उनकी क्या ज्यूरिसडिक्शन है, क्या उनकी अथॉरिटी है केस लेने की, नहीं लेने की, जो भी है, वो सब अलग अलग होती है। और अलग अलग क्यों होती है? क्योंकि सर अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग सरकारें हैं वहां पे, समझ आ रहा है, अलग अलग हाई कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन है उनके ऊपर, समझ आ रहा है? तो वो डिसाइड करती हैं कि भाई इनकी, हमारे जो अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनकी ज्यूरिसडिक्शन क्या होगी। तो ये नहीं माइंड में आना चाहिए आपके कि सर हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो ज्यूरिसडिक्शन है वो सेम होनी चाहिए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। समझ आता है? तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने लिए हैं। पहला एग्जाम्पल मैंने आपके सामने ऐसा लिया है, पहला एग्जाम्पल मैंने आपके सामने ऐसा लिया है जहां पे आप देख रहे हो क्या लिखा है, देखो टॉप लेवल डिस्ट्रिक्ट जज, और यहां पे क्या लिखा है, दिस कोर्ट हैज नो पेक्यूनरी लिमिट, दिस कोर्ट एक्सरसाइजेस अनलिमिटेड पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन इन कोर्ट। क्या बोल रहा है ये? अब देखो कोर्ट की जो जुरिसडिक्शन होती है वो अलग अलग होती है, कोर्ट की जो जुरिसडिक्शन है वो अलग अलग होती हैं। एक होती है पेक्यूनरी के बेसिस में। पेक्यूनरी का मतलब क्या? पेक्यूनरी मतलब, बेसिस का मतलब क्या? ऑन द बेसिस ऑफ मॉनेटरी, ऑन द बेसिस ऑफ मॉनेटरी, कैपिटल के बेस में, कैपिटल के बेस में, पैसे के बेस में, ठीक है, समझ आता है? मॉनेटरी, मॉनेटरी लिमिट, मॉनेटरी लिमिट समझ आती है, पैसे की लिमिट्स, ठीक है। एक होती है टेरिटोरियल, ठीक है, एरिया वाइज की, इस कोर्ट की कितने एरिया तक ज्यूरिसडिक्शन है, समझ आ रहा है? एक टेरिटोरियल होती है, और एक होती सब्जेक्ट मैटर, कि इस कोर्ट के पास किस सब्जेक्ट मैटर का केस लेने की पावर है। समझ आती है? ये सब हम लोग डील करेंगे जब हम लोग सीपीसी पढ़ेंगे ना, वहां पे मैं आपको एक एक डिटेल में बताऊंगा। मगर यहां की बात अगर करी जाए, यहां की बात करी जाए तो आपको बताऊं, सुनो सुन बता रहा हूं क्या बोल रहा हूं। यहां पे जो बात करी जाए, यहां के अंदर बात करी जाए, तो सिविल कोर्ट कौन सा केस ले सकता है और कौन सा कोर्ट नहीं ले सकता है, वो डिपेंड करता है उस केस की मॉनेटरी वैल्यू पे, उस केस की पेक्यूनरी वैल्यू पे। समझ आ रहा है? कौन सा कोर्ट, कौन सा कोर्ट कौन सा केस ले सकता है या नहीं ले सकता है, समझ आ रहा है? वो डिपेंड करता है उस केस की पेक्यूनरी बोल लो या मॉनेटरी बोल लो, उस वैल्यू पे डिपेंड करता है। दैट्स इट। सिविल केसेस की बात कर रहा हूं, सिविल की, सिविल केसेस की जो जुरिसडिक्शन है वो मेनली देखी जाती है पेक्यूनरी लिमिट से। पेक्यूनरी लिमिट का मतलब क्या? पेक्यूनरी लिमिट का मतलब मॉनेटरी लिमिट, ठीक है, जो बेस्ड ऑन द कैपिटल। अब ध्यान से सुनो एक चीज, एक होता है, एग्जाम्पल दूं एक, चलो एग्जाम्पल देता हूं। एक है लैंडलॉर्ड, ठीक है, और एक है टेनेंट। लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में हो रहा है एक डिस्प्यूट, हो सकता है लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में होता है एक डिस्प्यूट। अब सुनो, टेनेंट है, लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड ने टेनेंट को किराए पे घर दिया है,
द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज 2 करोड़ रुपीज, 2 करोड़ का घर है, और टेनेंट ने क्या लिया उसको, रेंट पे लिया हुआ। आता समझ? किराया है 50,000 रुपए। किराया कितना है? ओनली 50,000। प्रॉपर्टी 2 करोड़ की है, मगर किराया जो है 50,000 का है। आता समझ? क्लियर है? कुछ टाइम तक टेनेंट रहता है, थोड़े टाइम तक रहता है, मगर बाद में उसको अच्छा नहीं लगता। वो बोलता है कि भाई ये जो लैंडलॉर्ड है, जब देखो मुंह उठा के मेरे घर पे आ जाता है, मेरी प्राइवेसी हर्ट कर रहा है एंड ऑल, जो भी है उसको पसंद नहीं आता। वो क्या सोचता है कि भाई मुझे इसको घर को छोड़ना, हो सकता है मुझे इस घर को छोड़ के यहाँ से निकलना, मुझे रहना नहीं है। लैंडलॉर्ड के पास जाता है, बोलता है भाई साहब मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे चेंज करना है। तो अभी तक का जो इतना रेंट था मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है, अब एक काम करिए आप, मेरा सर जो सिक्योरिटी अमाउंट मैंने आपको डिपॉजिट किया है ना, जस्ट डबल आपको किया, जस्ट डबल होता है, ठीक है। मैंने आपको जो 50,000 का इंटू 2, तो मैंने आपको 1 लाख जो सिक्योरिटी दी है, मेरी सिक्योरिटी दीजिए, काम खत्म। समझ आता है? क्लियर है? आता है समझ? लैंडलॉर्ड बोलता है सिक्योरिटी अमाउंट नहीं देता, एडवांस अमाउंट, ठीक है। लैंडलॉर्ड क्या बोलता है? सिक्योरिटी अमाउंट नहीं देता। दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी। वो मांग रहा है, उसका पैसा है, वो नहीं दे रहा, डिस्प्यूट अराइज हो गया। हाँ, क्या करेगा टेनेंट? क्या करेगा? अल्टीमेट कोर्ट जाएगा, कोर्ट जाएगा। अब भाई साहब उसको समझ ही नहीं आ रहा किस कोर्ट में केस फाइल करूं, जाऊं कहां में। समझ आ रहा है? वैल्यू समझ आ रही है? क्लियर है? वैल्यू क्या दिख रही है हमको? वैल्यू कितनी दिख रही है? कितने के लिए डिस्प्यूट होगा? 1 लाख। क्या वैल्यू 2 करोड़ ले ले? प्रॉपर्टी से मतलब है क्या मुझे? आंसर इज नो। मुझे मतलब है सर सिक्योरिटी अमाउंट से। प्रॉपर्टी 2 करोड़ की हो चाहे 100 करोड़ की हो, मुझे मतलब नहीं है। मुझे किससे मतलब है? जो पर्टिकुलर वैल्यू है। अब बेटा जो ये वैल्यू होती है ना, जो भी वैल्यूज ऑफ द केस होते हैं, वैल्यू ऑफ द केस, ये तो चलो डायरेक्टली निकल गया, ठीक है, बता दिया आपको भी। जो भी वैल्यू ऑफ द केस होता है, वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर केस, जो आप केस फाइल कर रहे हो, ये वैल्यू आप अपने आप से ऐसे नहीं निकाल सकते। इस वैल्यू को निकालने के लिए इसके एक वैल्यूएशन का एक एक्ट बना है। क्या बना है? वैल्यूएशन का एक एक्ट, पर्टिकुलर एक लॉ बना है, पर्टिकुलर एक कानून बना हुआ है इसका, जिसके अंदर इसकी वैल्यूएशन होती है एक पर्टिकुलर केस की। उसको बोलते हैं सूट्स वैल्यूएशन एक्ट। एक कौन सा एक्ट है आपका? सूट्स वैल्यूएशन एक्ट, जिसके अंडर आप एक पर्टिकुलर केस की वैल्यूएशन करते हो कि भाई, उसके बाद आपको पता चलता है हाँ भाई मेरे केस की वैल्यू क्या है। ये तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि जो ये वैल्यू आई है वो एज पर सूट्स वैल्यूएशन एक्ट। समझ आ रहा है? ये आपका वकील करेगा, एडवोकेट आपका पूरी वैल्यूएशन निकालेगा, सब कुछ देख दाख के कि एक्चुअल में वैल्यू ये होनी चाहिए। हाँ जी बताओ। अरे भाई साहब रेंट दिया तो है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। आप लोग भावनाओं में ना बह जाओ, आप लोग प्रैक्टिकल भी पहुंच जा रहे हो। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, समझो तो मैं आपको पहुंचाना कहां चाह रहा हूं। सुनो, वैल्यू जो मैंने निकाली है, जो भी केस की वैल्यू है, मैं ये मुझे पता है कि सर इट इज एज पर द सूट्स वैल्यूएशन एक्ट। समझ आ रहा है? वैल्यू आपके सामने आ गई, आपको पता है कि मेरी केस की वैल्यू कितनी है, 1 लाख रुपए की वैल्यू है, मुझे कोर्ट में केस फाइल करना है। अब आपको यही नहीं मालूम कौन से कोर्ट में जाए। अब आप इस एरिया में फॉल कर रहे हो, आप इस डिस्ट्रिक्ट में फॉल कर रहे हो जो आपके सामने है। अब आपने देखा, आपने रिसर्च करी, आपने देखा कि हाँ भाई क्या है कि जो हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज है ना, उसकी लिमिट्स ये हैं जो लिखी हुई है नीचे। जो मिडिल लेवल है उसकी लिमिट्स ये हैं, और जो लोएस्ट लेवल है उसकी लिमिट्स ये हैं। अब आप बताओ 1 लाख का केस है, कहां जाएगा? आप बताओगे मुझे, आप बताओगे मुझे, बताइए बताइए, आप बताइए मुझे। आपके सामने मैंने सब कुछ बता दिया आपको, अब आप बताओ कि सर केस कहां जाए, और लिख भी दिया सब कुछ। अच्छा पहले बताओ सर यहां जा सकता है क्या? यहां जा सकता है? द आंसर इज नो। कि सर ये ऐसी डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट है जिसकी वैल्यू कितनी है, मॉनेटरी वैल्यू 25,000, मगर हमारी केस की वैल्यू कितनी है, मोर देन 25,000 हमारी। तो सर हम तो यहाँ पे ये तो ऑप्शन मेरे लिए बचा ही नहीं, हटा दो। ठीक है, आते हैं सर उसके ऊपर, वहां देखते हैं तो क्या लिखा है? कोर्ट हैज नो पेक्यूनरी लिमिट, एक्सरसाइजेस अनलिमिटेड पेक्यूनरी जुरिडिक्शन। अनलिमिटेड है, कितनी वैल्यू कुछ भी हो, इसके पास पावर है केस लेने की। ऊपर देखते हैं जब, तो ऊपर देखते हैं सर यहां पे भी यही लिखा हुआ है, नो पेक्यूनरी लिमिट। मतलब हम सर यहां भी जा सकते हैं और सर हम यहां भी जा सकते हैं। समझ आ रहा है? ये तो समझ आ गया कि कहां जा सकते हैं। हाँ कि सर या तो यहां या तो यहां। अब भाई दोनों जगह तो ऐसा होगा नहीं, दोनों जगह पहुंच जाओ तो। समझ आ रहा है? तो इसमें क्या लिखा है, एज पर सेक्शन नंबर 15 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, कि
यू विल ऑलवेज गो टू द लोअर कोर्ट। हमेशा कहां जाओगे? ऑलवेज गो टू द लोअर कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई द केस, कॉम्पिटेंट टू ट्राई द सूट। जिसके पास जो कॉम्पिटेंट है, यहां पे दोनों कोर्ट कॉम्पिटेंट है कि नहीं? यहां सर ये भी कॉम्पिटेंट है और सर ये भी कॉम्पिटेंट है, दोनों कॉम्पिटेंट है। आप कहां जाएंगे? ऑलवेज गो टू द लोअर कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई द सूट। समझ आती है? ऑलवेज गो टू द, लिख दे रहा हूं मैं, ऑलवेज गो टू द लोअर कोर्ट। कौन से कोर्ट? जो कॉम्पिटेंट है, कॉम्पिटेंट टू ट्राई द सूट। या सूट नहीं लिखता अभी मैं, कंफ्यूज हो गया आप, ट्राई द केस। ठीक है, ये बोलता है हमारा सेक्शन नंबर 15 ऑफ सीपीसी। समझ आ रहा है? अब देखो दोनों कॉम्पिटेंट हैं, जाएंगे कहां? ऑलवेज एंड ऑलवेज टू द लोअर कोर्ट। आता है समझ? तो सर हम कहां जाएंगे? इसके लिए केस फाइल करेंगे यहां। आ गया समझ? क्योंकि ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जिसके में ये लिखा हुआ है। समझ आता है? और ये अलग अलग हर जगह होता है। कहीं जगह आपने लिखा है नो लिमिट, कहीं कहीं लिखा होगा लिमिट लगा देंगे। वो भी एग्जाम्पल अभी दूंगा मैं, अभी वो भी दूंगा आपको, अभी वो भी देता हूं। क्लियर है? आता है समझ? अच्छा भाई सुनो, अब करते हैं बात। केस फाइल कहां पे हुआ है सर? सिविल जज सीनियर डिवीजन के पास केस फाइल हो गया। प्लेंटिफ और किसके कौन होंगे? प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। प्लेंटिफ कौन होगा सर? जो केस फाइल करता है। डिफेंडेंट कौन? जिसके अगेंस्ट केस फाइल हुआ है। तो हमारे केस में प्लेंटिफ कौन है? टेनेंट, जो टेनेंट है। और डिफेंडेंट कौन? इसके अगेंस्ट फाइल हुआ? लैंडलॉर्ड। अब कोर्ट में केस गया, कोर्ट में केस चलता है, डेट्स आती है, हियरिंग्स एंड ऑल सब कुछ होती है, फाइनल में कोर्ट का डिसीजन आता है। मैं अभी वर्ड यूज कर रहा हूं डिसीजन, लॉ में क्या बोलते हैं देखा जाएगा। क्या आया? कोर्ट का डिसीजन, फैसला आया। और जो भी बेटा फैसला आया वो आ गया लैंडलॉर्ड के फेवर में। क्या बोल रहा हूं मैं? लैंडलॉर्ड का वो कोर्ट वो देखा जाएगा ना, पूरा केस देखेगा सब कुछ। और कोर्ट का जो आया है डिसीजन किसके फेवर में आया है? लैंडलॉर्ड के फेवर में। अब एक पार्टी के फेवर में, एक पार्टी के अगेंस्ट में। जिसके फेवर में वो तो खुश, मगर सर जिसके अगेंस्ट में उसको दिक्कत। समझ आ रहा है? आता है समझ? अब उसको दिक्कत हो रही, मेरे साथ गलत हुआ है, ये है वो है, तो इसको एक और रेमेडी दी जाती है कि यू कैन फाइल एन अपील। यू कैन फाइल एन अपील। समझ आता है? यू कैन फाइल एन अपील। तो बेटा ये कहां जाएगा? फर्स्ट अपील। कहां जाएगा ये? फर्स्ट अपील फाइल करेगा अपनी। समझ आ रहा है? फर्स्ट क्यों लिखा है उसका बताऊंगा, कारण है। ठीक है, फर्स्ट अपील फाइल करेगा। फर्स्ट अपील जो होती है, ध्यान से सुनना, फर्स्ट अपील जो होती है हमेशा और हमेशा जो कोर्ट आपके एकदम जस्ट सुपीरियर है आप वहां फाइल करते हो। इस कोर्ट के जस्ट ऊपर कौन सा कोर्ट था? कौन सा? डिस्ट्रिक्ट जज वाला था, ये वहां पे फाइल होगा। दैट्स इट। फर्स्ट अपील हमेशा और हमेशा कौन से कोर्ट में फाइल होती है? जो कोर्ट जस्ट आपका सुपीरियर है। समझ आ रहा है? क्लियर है? हाँ बता रहा हूं, समझ आता है? तो क्या है? फर्स्ट अपील। जो फर्स्ट अपील होती है, ठीक है, एक ही अपील और एक और अपील हमको मिलती है। अब सुनो क्या हुआ। यहां पे गया, कोर्ट में मैटर गया, ठीक है, यहां पे भाई केस चला। हाँ ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब सुनो, डिस्ट्रिक्ट जज के पास केस गया, कोर्ट में केस चल रहा है, फिर से कोर्ट का हियरिंग एंड ऑल होगी, डिसीजन आएगा, फाइनल डिसीजन आया, ठीक है। अब जब फाइनल फैसला आया, अब इस बार फैसला जो आया किसके भी फायदे में उसमें आ गया? टेनेंट के में आ गया, टेनेंट के फेवर में आ गया। अब टेनेंट खुश और वो बंदा दिक्कत, उसको दिक्कत हो रही है, ठीक है, लैंडलॉर्ड को दिक्कत हो रही है। उसके बाद एक और रेमेडी और अवेलेबल होती है, वो होती है सेकंड अपील, ठीक है। एक और जो होती है सेकंड, मगर जो सेकंड अपील होती है वो कुछ ना कुछ कंडीशंस होते हैं, उसमें ही फाइल कर सकते हो आप, ठीक है। अभी मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, कंफ्यूज हो जाओगे। मैं आपको इन जनरल बता देता हूं कि जो सर फर्स्ट अपील होती है ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ, दोनों में कर सकते हैं। और जो सेकंड अपील होती है वो सिर्फ और सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ है, तभी फाइल कर सकते हो, अदरवाइज नो, अदरवाइज आप फाइल नहीं कर सकते हो। अभी आप खाली ये समझो, अभी आप उसको छोड़ दो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स एंड अपील, अभी आप ये समझो कि अपील कितने तरीके की होती है, बस ये समझो। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं क्वेश्चन ऑफ लॉ का मैटर है, तो सेकंड अपील फाइल कर सकते हैं। अभी हमको ये देखना है कि सेकंड अपील जाएगी कहां, कहां जाएगी सेकंड अपील, आप बताओ यहां से। सेकंड अपील विल गो टू दी हाई कोर्ट। सेकंड अपील कहां जाएगी सर? सेकंड अपील, अब आपको बताऊं, सेकंड अपील हाई कोर्ट पे जा रही है ना,
चलिए ठीक है, अभी आगे एग्जाम्पल से डील करूँ। इतना समझ आ गया? क्लियर है? इतना क्लियर है? तो फर्स्ट अपील हमेशा और हमेशा जो हमारे सुपीरियर है उस पर चली जाएगी, और सेकंड अपील यहां से जो एग्जाम्पल से दिख रहा है हमको, इस एग्जाम्पल से वो कहां जा रही है? हाई कोर्ट। इसके ऊपर अब यही बचा, वहां जा रहा है। आता समझ? इतना क्लियर है? चलो अब एक और चीज लेते हैं। अब मैं आपसे एग्जाम्पल एक देता हूँ, यहाँ पे आओ। अब मैं आपको बोलता हूँ डिस्प्यूट एंड ऑल सब कुछ चल रहा है, जो भी है मैं आपको खाली वैल्यू बता रहा हूँ, ठीक है? मैं आपको क्या बता रहा हूँ? सिर्फ वैल्यू। जो वैल्यू ऑफ द केस है वो है 20,000। वैल्यू ऑफ द डिस्प्यूट है 20,000। बताइए भाई कहां जाएगा केस? केस कहां जाएगा? केस विल बी फाइल्ड हेयर। यहां केस फाइल होगा, केस फाइल, ठीक है? केस फाइल हुआ, वही आखिरी में सर जजमेंट या डिसीजन जो भी आया, डिसीजन एक के फेवर एक के अगेंस्ट, जिसके अगेंस्ट में आया वो फाइल करेगा अपील। कहां अपील फाइल करेगा? अपील, फर्स्ट अपील, इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट अपील यहां पे फाइल हो गई, ठीक है सर? इसके बाद फिर से वही होगा, हाँ, इसके बाद फिर से वही चीज होगी और डिसीजन आएगा, फिर एक पार्टी अपील फाइल कर सकती होगी। अपील कहां फाइल होगी? अपील, जल्दी बताओ। अपील 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 कहां फाइल होगी? सेकंड अपील। सर सेकंड अपील सर अब जाएगी ये, सेकंड अपील सर यहां नहीं जाती। अब सुनो क्यों, अब ध्यान से सुनो। फर्स्ट अपील हमेशा और हमेशा जो हमारे जस्ट सुपीरियर है वहां फाइल होती है, ध्यान से। और सेकंड अपील हमेशा और हमेशा जाती है हाई कोर्ट के पास। सेकंड अपील हमेशा और हमेशा कहां जाएगी? आपको यार एग्जांपल से तो दिख ही नहीं रहा था, ऑप्शन ही कोई नहीं था, तो आपने अपने आप ही बोल दिया सर हाई कोर्ट, उस ऊपर कुछ है ही नहीं। समझ आ रहा है? उसके ऊपर कुछ था ही नहीं ना, तो अपने आप को बोल दिया ऊपर कौन है, तो हाई कोर्ट ही है। मगर सर यहां पे क्या है, अगर देखा जाए तो यहां आपको एग्जैक्टली समझ आएगा। फर्स्ट अपील कहां जाएगी? जस्ट हमारा जो सुपीरियर है वहां। और सेकंड अपील ऑलवेज एंड ऑलवेज गो टू दी हाई कोर्ट। ऑलवेज एंड ऑलवेज गो टू दी हाई कोर्ट। आता है समझ? ठीक है, कोई अपील नहीं जाती है, वो अलग, वो टर्म अलग है। मैं आपको बता रहा हूँ सब लेमैन लैंग्वेजेस हैं, हम लोग को लगता है ऐसा है। मैं आपको ऐसे ऐसे टर्म्स बताऊंगा, आप बोलोगे सर इसमें ये होता है, ऐसे ऐसे टर्म्स आएंगे। हम लोग जो एक नॉर्मल लेमैन इंसान है ना, नॉर्मल इंसान है, जनरल पब्लिक, उसके लिए सब कुछ एक तरीका है। मगर जब वो लॉ पढ़ता है वो बोलेगा सर इसका मतलब ये होता था, हमको तो आज तक पता था ही नहीं। समझ आ रहा है? तो बहुत सी चीजें हैं, बहुत से फर्क दिखेगा आपको। क्लियर है? तो सेकंड अपील ऑलवेज गो टू द हाई कोर्ट, ठीक है? अब इसमें टेंशन लेना नहीं है, जब हम लोग सीपीसी पढ़ेंगे ना तो वहां पे अपील्स का पूरा टॉपिक है। फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, अलग अलग चीजें हैं वहां पे पूरा टॉपिक। मैं आपको यहाँ खाली जनरल चीजें बता रहा हूँ कि यहाँ पे जाएगा। आता है समझ? क्लियर है? आ रहा है समझ? चलिए अब आते हैं एक और चीज पे। अब यहाँ देखो लिमिट्स कुछ नहीं लिखी है, लिखी है लिमिट्स? कुछ लिखा नहीं ना यहाँ पे, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल बनाते हैं इसका एक। अब एक और एग्जाम्पल सुनो आप। एग्जाम्पल लेता हूँ ये इसमें दिल्ली का, ठीक है? एग्जाम्पल लेता हूँ दिल्ली का। अब दिल्ली की बात करते हैं। अब दिल्ली में क्या है, दिल्ली में देखा जाए तो क्या कर दिया गया, इन दोनों की जो लिमिट है, इन दोनों की जो लिमिट है, इन दोनों की लिमिट कर दी है उन्होंने, जो लिखा हुआ है अप टू 20 लाख। कितनी है? 20 लाख लिखा है ना, हाँ, अप टू 20 लाख। इनकी लिमिट क्या कर दी? पेक्यूनरी लिमिट क्या कर दी? अप टू 20 लाख। इसकी जो लिमिट कर दी वो कर दी अप टू 2 करोड़, ठीक है? और ऑब्वियस सी बात है फिर हाई कोर्ट की लिमिट क्या हो जाएगी? मोर देन 2 करोड़। आ रहा है समझ? दिल्ली की बात कर रहा हूं। क्या लिमिट है? अप टू 2 करोड़, अप टू 20, उसके बाद अप टू 2, और उसके बाद 2 करोड़ पर, ठीक है? एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं। पहला एक करता हूं, वैल्यू बोलता हूं आपको। वैल्यू ऑफ द केस है 1.5 करोड़। कहां जाएगा केस? वैल्यू ऑफ द केस है 1.5 करोड़। कहां जाएगा? कौन सा टॉप लेवल? टॉप लेवल बेटा ऐसा ना बोलो, टॉप लेवल डिस्ट्रिक्ट बताओ। टॉप डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएगा मैटर। सर ये कहां जाएगा सर? यहां जाएगा, यही जाएगा। क्लियर? उसके बाद अपील का हमको पता ही है, कोई दिक्कत नहीं, वो तो अब देखा जाएगा बाद में, ठीक है? समझ आती है? इसके बाद बताओ, अच्छा सर यहाँ तो फर्स्ट अपील हाई कोर्ट पे जा रही है। आप बोलोगे नहीं, आप तो बोल रहे थे सर सेकंड अपील ही खाली जाती है, बोलोगे ना? मगर सर इसके सुपीरियर कौन है? वहीं जाएगी, ठीक है? अब फिर आप बोलोगे सर सेकंड कहाँ जाएगी? सेकंड तो आप बोलते हैं हाई कोर्ट जाएगी, तो सुप्रीम कोर्ट जा रही है, जा रही है ना?
सबका आंसर मिलेगा, आएगा, अगर टॉपिक बताऊंगा, होता है। ठीक है, क्लियर है, समझ आ रहा है? अभी आप खाली फर्स्ट और सेकंड का यहाँ दिमाग में रखना, फर्स्ट कहाँ जज सुपीरियर, सेकंड कहाँ हाई कोर्ट, बस इतना रखो, अभी आगे देखेंगे फिर। वैल्यू समझ आ गई, कहाँ जा रहा है, 1.5 करोड़ का केस है, कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है। वैल्यू चेंज करते हैं, वैल्यू कर दी मैंने 2.5 करोड़, बताओ भाई कहाँ जाएगा, मैटर कहाँ जा रहा है, डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा रहा है मैटर, डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा रहा है मैटर। समझ आ रहा है? तो ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, दिल्ली की बात कर रहा हूं, दिल्ली की बात कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट कहां जा रहा है केस, हाई कोर्ट में। समझ आ रहा है? ये बेटा एकदम अलग चीज है। वैसे इन जर्नल देखा जाए तो डायरेक्ट कोर्ट में मैटर, हाई कोर्ट मैटर नहीं जाता। समझ आता है? इसको बोलते हैं कि दिस हाई कोर्ट इज हैविंग द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या, देखो दो तरह की ज्यूरिसडिक्शन होती हैं, एक ओरिजिनल एक एपेलेट, एक ओरिजिनल एक एपेलेट। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन वो होती है कोर्ट की कि कोर्ट के पास पावर है कि पहली बार आपके पास केस आएगा आप उसको ले सकते हो, ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस आप केस हैंडल या डी हियर कर सकते हो, पहली बार केस आ रहा है और आप उसको ले सकते हो। उसको बोलते हैं कि दिस इस कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है कि केस डायरेक्टली इसके पास आ सकता है ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस। और एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन कोर्ट की ये होती है कि वो कोर्ट्स जिनके पास अपील लेने की पावर्स है, वो कोर्ट जिसके पास अपील लेने की पावर है उसको बोलते हैं एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। तो यहां पे देखा जाए तो सर ये जो हाई कोर्ट है, दिल्ली की बात करी जाए, दिल्ली की बात करी जाए तो सर हाई कोर्ट के पास ना ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, मगर कब, जब केस की वैल्यू 2 करोड़ से ज्यादा होगी। तो मतलब अगर देखा जाए तो ये तो बोल सकते हैं ना कि सर दिल्ली हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, बोल सकते हैं कि नहीं, कब, जब केस की वैल्यू, मतलब ज्यूरिसडिक्शन तो है ना। मगर एक बात बताओ, यही एग्जांपल इधर आ जाओ आप, जो पहले आपको दिया मैंने, ये पहले एग्जांपल जो दिए हैं, यहां जरा बताओ, यहां केस की वैल्यू मैं बोल रहा हूं, एग्जांपल देता हूं सर, वैल्यू है केस की 5 करोड़, बताओ भाई केस कहां जाएगा, केस कहां जाएगा, कहां जाएगा केस, ध्यान से, कहां जाएगा केस, कहां जाएगा बेटा, यहीं जाएगा। क्यों, क्या लिखा है ये, नो पेक्यूनियर लिमिट, कोई लिमिट नहीं है भाई साहब, और ऑलवेज गो टू द लोअर कोर्ट। क्या हाई कोर्ट में जा रहा है केस, क्या हाई कोर्ट में जा रहा है, ध्यान सारे, क्योंकि यहां पे सर हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है ही नहीं। मैं आपको अलग अलग एग्जांपल दे रहा हूं, मैं अलग अलग स्टेट्स ऐसे भी हैं, मैं आपको बता दूं, आज की डेट में देयर आर 5 हाई कोर्ट्स जिनके पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, और उसके बाद बचे कितने, 20, उनके पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। ओरिजिनल का मतलब क्या, उनके पास डायरेक्टली केस नहीं जाएगा। समझ आता है? उनके पास डायरेक्टली केस नहीं जाएगा, वो हमेशा नीचे से ही आएगा। उनके पास क्या है फिर, उनके पास सिर्फ एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन होगी, खाली अपील लेने की पावर उनके पास होगी, उनके पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगी। चार आपके मेट्रोपॉलिटन कौन कौन से हो गए, दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई एंड कोलकाता, कलकत्ता हाई कोर्ट, और एक आपका है हिमाचल प्रदेश, एक आपका है हिमाचल प्रदेश। इन 5 हाई कोर्ट के पास कौन सी है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, मतलब डायरेक्टली इनके पास जा सकता है, इनकी क्या क्या लिमिट्स है वो लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके अलावा जितने बचे उनके पास उनके अलावा नहीं, उसके अलावा नहीं। आता है समझ, क्लियर है, गेटिंग और नॉट। तो 2 ज्यूरिसडिक्शन, ओरिजिनल एंड एपेलेट। हाँ जी, बताइए। ले तो सकते हैं ना, यहां पे लिखा तो, यहां तो लिख तो दिया, लिमिट बना दी ना इसकी, जा तो रहा है। हाँ नहीं, लिमिट नहीं करेंगे वहां पे, हाँ वहां पे ऐसा कर सकते हैं, मिडिल की चेंज कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। मिडिल जो है, मिडिल की चेंज कर दो आप, कुछ लिमिट लगा दो, जैसे नीचे 25,000 है, यहां पे आप 1 लाख कर दो, यहां पे 9 कर दो। कोई भी केस आएगा तो ऑब्वियस, हाँ तो हर स्टेट का जो है वहां पे अलग अलग लिमिट लिखी हुई है। आपको बताऊं, सुनो, हर स्टेट के हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है। अभी आप सोच रहे होंगे सर लिमिट्स कहां से आ रही हैं ये सब, हर स्टेट की लिमिट्स कौन लगा रहा है, हर स्टेट्स के हाई कोर्ट्स हैं। हर हाई कोर्ट का सर एक एक्ट है, हाई कोर्ट एक्ट, और हर हाई कोर्ट अपने रूल्स बनाता है। समझ आ रहा है? मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कैसे जुडिशरी अपने रूल्स बनाती है खुद से, याद है? जुडिशियल बॉडीज लॉ बनाती हैं, अपने रूल्स बनाती है, उनको फॉलो करती है। ध्यान से सुनो, जैसे दिल्ली है, दिल्ली हाई कोर्ट एक्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट
एक्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट एक्ट जो है, जो कानून है, वो पावर देता है कि आप अपने रूल्स खुद बना सकते हैं। वो अपने रूल्स आप खुद बना सकते हैं। समझ आ रहा है? उनके रूल्स में सब प्रोसीजर्स लिखे होते हैं, वो रूल्स को वो कंप्लाई करते हैं, और एक्ट के थ्रू ये सब लिमिट सेट हो जाती है कि भाई हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, हमारा जो एरिया है पूरा, हाँ, और जो दिल्ली की गवर्नमेंट है, समझ आता है, स्टेट गवर्नमेंट और ये आपको दिल्ली है, वो लोग डिसाइड करते हैं कि भाई हमारे डिस्ट्रिक्ट में इनकी क्या क्या वैल्यू होगी। तो आज की आपको पहले एक बात बताऊं, ये जो नीचे आपका अप टू 2 लिखा है ना, 20 लाख, ये पहले 20 लाख नहीं था, पहले ये 3 लाख था। ये पहले 20 लाख नहीं था, पहले ये 3 लाख था। 3 लाख से इसको 20 लाख बढ़ाया गया है। क्यों बढ़ाया गया है? हाईकोर्ट में ज्यादा आ रहा था केस, तो हाईकोर्ट का बर्डन कम करने के लिए, समझ आ रहा है, हाईकोर्ट का बर्डन कम करने के लिए क्या हुआ, इसको लिमिट्स को बढ़ाया गया। दिस वाज द रीजन। तो लिमिट्स पहले ये थी, आज की डेट में लिमिट्स ये है, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली है उनके पास रिक्वेस्ट गई थी कि काइंडली इंक्रीज द पेक्यूनरी लिमिट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। इनकी लिमिट्स आप थोड़ी बढ़ाइए, सो दैट इनके पास केसेस थोड़ा ज्यादा आए, इनके पास ज्यादा आए और हाईकोर्ट के पास बर्डन थोड़ा कम हो जाए। तो इनको लिमिट्स को बढ़ाया गया, समझे? तो सर एक चीज के लिए प्रोसीजर है। और मैं आपको क्या बोला है, मैंने आपको क्या बोला है, हर स्टेट में हाई कोर्ट्स हैं, उनके अलग अलग लोग एक्ट्स बना लेते हैं, उसी के हिसाब से वो चलते हैं। समझ आता है? बोलो बोलो बोलो। हाँ, सब्जेक्ट मैटर का डिस्कशन अलग है, वो एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज आएगी। कौन सा बताओ? केस कहाँ गया है? 1.5 वाला आप बताओ, होगा? कोर्ट ही नहीं बचा तो जाओगे कहाँ? एक ही तो कर पाओ, है ही नहीं ना, डायरेक्ट वहां चले गए ना, उसके बाद कैसे आप कर दोगे? एक ही तो जाएगा, फर्स्ट ही तो कर पाओगे। हाई कोर्ट में केस गया है, कहाँ अपील करोगे बताओ? सुपीरियर उसके ऊपर कौन सा? दैट्स इट, खत्म। नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप हल्के में ले रहे हो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को, सेटिस्फाई नहीं हो गया, ऐसा नहीं है। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पे जो केसेस जाते हैं वो अलग हैं, वो आपके होते हैं, रिट्स होती हैं। रिट्स, आपने रिट्स कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन में रिट्स पढ़ी है, रिट्स ऑफ हबीज कॉर्पस, मैंडेमस, सर्ट्यूरेरी, आर्टिकल नंबर 226, आर्टिकल नंबर 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है। मैंने बोला था ना, सीए सीट ऐसे ही है, सीए सीट में है कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पे रिट्स हैं कि नहीं है? नहीं आपके लिए रिट्स, रिट्स हैं। तो बेटा वो जो रिट्स होती हैं, रिट पिटीशन फाइल जो होती हैं, कहाँ होती हैं? डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट और डायरेक्टली टू द हाई कोर्ट, वहां पे जाती हैं रिट्स डायरेक्टली। समझ आता है? मैं पढ़ाऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन, बताऊंगा वहां पे हर एक चीज आपको, वहां पे कहानी अलग आएगी पूरी एक। ये समझ आ रहा है? अब जैसे जैसे ये मैंने दिल्ली की बात करी थी ना, वैसे आपको बताता हूँ उसका। बॉम्बे हाई कोर्ट है ना, जो बॉम्बे बॉम्बे हाई कोर्ट की जो इन्होंने लिमिट करी है, ये 1 करोड़ से ज्यादा की कर दी है। ठीक है, 1 करोड़ के, इसके यहाँ पे क्या कर दी लिमिट? 1 करोड़। किसकी? इसकी, इसकी, किसकी लिमिट्स? मैं बता तो रहा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है। एक स्टेट गवर्नमेंट का पूरा हक किस पे होगा? उसके स्टेट में जितने हैं उनके ऊपर ही होगा ना, बाहर से थोड़ी होगा। समझ आ रहा है? उस स्टेट, वो स्टेट और उस स्टेट का हाई कोर्ट होगा, तो हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन जिस जिसके ऊपर है वही कर सकते हैं खाली, दैट्स इट। समझ आ रहा है? सब नहीं चेंज कर सकते, खाली वो करेंगे वो जो उनके अंडर आता है। क्लियर है? समझ? अब जैसे यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट है, दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट्स अलग अलग है, तो इनके ऊपर जो कंट्रोल है इनके डिस्ट्रिक्ट्स ऊपर किसका है? या तो स्टेट गवर्नमेंट या तो दिल्ली हाई कोर्ट का कंट्रोल है। इलाहाबाद हाई कोर्ट नहीं कर सकता इनका कुछ, इलाहाबाद हाई कोर्ट इनके रूल्स नहीं बना सकता। समझ आ रहा है? वो कौन करेगा? दिल्ली। तो उन वो जो लिमिट सेट करते हैं वो उस पूरे डिस्ट्रिक्ट में फॉलो होती है। तभी मैं बोला कि अलग अलग वैल्यूज होती हैं, तो ये ना सोचना कि हर जगह सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू नहीं है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग वैल्यूज होती हैं। कहाँ पे? नहीं नहीं, आपको ऐसा क्वेश्चन ही नहीं आपके सामने आ सकता, आ ही नहीं सकता, क्योंकि आपको लिमिट तो नहीं 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 आ ही नहीं सकता। आपको बस पता होना चाहिए कि ये होता है, आपको बस वहां लिखना होगा कॉम्पिटेंट टू ट्राई, बस वहां करोगे आप, ऐसे नहीं करोगे, आपसे पूछेगा ही नहीं कभी, आ ही नहीं सकता। क्लियर है? तो बॉम्बे हाई कोर्ट आज की डेट में कितना है? 1 करोड़ कर दिया, तो मतलब 1 करोड़ के ऊपर जो भी केस जाएंगे कहाँ जाएंगे? डायरेक्टली टू हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे। ठीक है, और उसके नीचे का उनकी अलग अलग लिमिट्स होंगी, वो देख लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे ही आपका चेन्नई हाई कोर्ट, चेन्नई हाई कोर्ट की लिमिट 25 लाख है। कितनी है?
25 लाख, चेन्नई हाई कोर्ट की 25 लाख है, तो 25 लाख के ऊपर जो भी केस कहां जाएगा, डायरेक्टली चेन्नई हाई कोर्ट में। समझ आता है? इसको बोलते चेन्नई हाई कोर्ट नहीं बोलते, उसको बोलते मैड्रास हाई कोर्ट। आज की डेट में उसका नाम क्या है? पहले चेन्नई का नाम मद्रास था ना, मद्रास। समझ आता है? मद्रासी लोग चेन्नई, ठीक है, मैड्रास। तो आज की डेट में चेन्नई का अगर 25 लाख से ऊपर का मैटर है तो कहां जाएगा? डायरेक्टली टू द चेन्नई हाई कोर्ट। और नीचे वाला कहां है? इनकी जो लिमिट सेट होंगी उनके हिसाब से, उनकी डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से वहां चला जाएगा। समझ आ रहा है? तो ये कौन से एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं? कोर्ट्स हैविंग ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। समझ आ रहा है? ध्यान से समझना। ओरिजिनल, कुछ ही हाई कोर्ट हैं जिनकी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, अदरवाइज अपेलेट वाले हैं उनके पास ओरिजिनल नहीं है। कौन सी है? अपेलेट है। समझ आता है? अपेलेट का मतलब अपील लेने की पावर। हाँ जी, बताइए बताइए बताइए। दिल्ली, 4 मेट्रोपॉलिटन हो गए और 1 हिमाचल प्रदेश। वेस्ट बंगाल तो स्टेट है ना, कलकत्ता, कलकत्ता कोलकाता है ना वहां पे। हाई कोर्ट तो एक है ना, स्टेट वेस्ट बंगाल है, जो कोर्ट है वहां पे कौन सा है? कलकत्ता हाई कोर्ट। ठीक है, समझ आ रहा है? क्लियर है? दिल्ली, बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास एंड हिमाचल प्रदेश, 5 ऐसे हाई कोर्ट जिनके पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। ओरिजिनल सिविल बोलेंगे, सिविल पढ़ रहे हैं हम लोग, ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन है। आता है समझ? क्लियर है? तो हम बोल सकते हैं ना सर, हाईकोर्ट के पास ओरिजिनल भी है और हाईकोर्ट के पास एपेलेट भी है, दोनों है। समझ आता है? क्लियर है? ये सब में आऊंगा मैं, जब वहां डील करेंगे तो ओरिजिनल एंड एपेलेट में आऊंगा, बताऊंगा किन किन कोर्ट के पास कैसा होता है। क्लियर है? चलिए, ये सब था हमारा सिविल का था। अभी तक सिविल समझ आ गया, सिविल में कैसे जाना है? क्लियर है? समझ आ रही है कहानी? चलिए आते हैं हल्का सा बात करते हैं क्रिमिनल की। क्रिमिनल की बात करो, सिविल समझ आ गया। अब क्रिमिनल साइड में देख लो। क्रिमिनल साइड में सबसे ऊपर हमको दिख रहा है कोर्ट ऑफ सेशन दिख रहा है। इसके ऊपर हाई कोर्ट भी होता है, इसके ऊपर हाई कोर्ट भी होता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं होता, हाई कोर्ट होता है खाली। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्टली आप क्रिमिनल केस नहीं फाइल कर सकते। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास आप डायरेक्टली क्रिमिनल केस फाइल नहीं कर सकते हो, उसके पास सिर्फ और सिर्फ अपील फाइल हो सकती है। दैट्स इट। किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। मगर हाई कोर्ट इसके ऊपर होता है, हाई कोर्ट के पास भी पावर होती है केस को लेने की, एनी टाइप ऑफ केसेस। अपील केस की बात कर रहा हूं, डायरेक्टली केस, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। मैं क्या बोल सकता हूं कि सर सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन नहीं है टू टेक द क्रिमिनल मैटर्स, बोल सकता हूं इसको। ठीक है, हाई कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास है। हाई कोर्ट कैन ट्राई एनी ऑफेंसेस, उसकी सजा कोई भी हो। ठीक है, मगर उसको हाई कोर्ट को भी हम कवर नहीं कर रहे, ये क्योंकि मेन चीज यहां पे है। कौन सा लेवल पे? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स की जो तीनों हायरार्की आपने देखी है, टॉप लेवल पे सेशन था, उसके बाद आपका मजिस्ट्रेट शुरू हो जाते थे ना, सीजीएम एंड 1 एंड 2 जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स। आता समझ? अब सुनो, अभी आपने देखा कि सर जो सिविल केसेस हैं उनका उनका ये समझ आया मुझे कि केस किस कोर्ट के पास फाइल करना है वो डिपेंड कर रहा है पेक्यूनरी वैल्यू पे। समझ आ रहा है? यहां पे क्रिमिनल मैटर पे ये कैसे पता चलेगा कि किस कोर्ट में केस जाएगा? यहां डिटर्मिनेशन जो हमको करनी है, इट विल बी डिटरमाइंड किस पे? ऑन द टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, कि सजा क्या है। वहां पे पेक्यूनरी वैल्यू के बेस पे जाता था केस, यहां पे पनिशमेंट के बेस पे जाएगा, टर्म्स ऑफ पनिशमेंट के बेस पे जाता है। समझ आती है? अभी तो बोला आईपीसी में लिखा होगा, समझ आ रहा है? और सुनो, आईपीसी में लिखा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप पढ़ोगे ना क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तो वहां पे शेड्यूल 1 है, एक शेड्यूल दिया है। शेड्यूल जब पढ़ोगे तो वहां पे सब कुछ लिखा हुआ, ऑफेंसेस भी लिखे हुए हैं और साथ में कोर्ट के नाम भी लिखे हुए हैं कि ये अगर ऑफेंस होता है तो उसकी ये सजा है। और एक कॉलम में क्या लिखा है कि इस कोर्ट में आपका जाओगे, ट्रायल होगा। तो उसमें तो याद करने की जरूरत है ही नहीं, मगर कब? अभी तो करना पड़ेगा। वो तो तब ना जब प्रैक्टिस आप करोगे। अभी आप बुक लेके थोड़ी जा सकते, शेड्यूल थोड़ी लेके चले जाओगे एग्जाम में। समझ आ रहा है? अभी आपको पता होना चाहिए, मतलब उसको छोड़ देते हैं, वो तो डायरेक्ट चीज है, मगर आपको समझ आनी चाहिए कि यहाँ पे क्या है। यहाँ पे जो कोर्ट की पावर है टू टेक द केसेस डिपेंड्स अपॉन दी पनिशमेंट्स। ठीक है, पनिशमेंट्स कैसी कैसी होती हैं? सबसे एकदम हाई पनिशमेंट देख लो, डेथ पेनल्टी। समझ आता है? उसके बाद उम्र कैद, लाइफ इंप्रिजनमेंट, और उसके बाद जेल शुरू जाती है नंबर ऑफ ईयर्स की। सबसे ज्यादा 14 साल, उसके ऊपर भी हो सकती है, और या तो 14 साल, फिर 10 साल, 7 साल, 3 साल चलता जाता है, और आखिरी में एक आ जाता है छोटा सा फाइन।
कोई एज नहीं होता है, 14 साल उसको बोलते हैं, मगर उसमें आपका अधिकार नहीं होता है, राइट नहीं होता कि भाई हमने 14 कर लिया अब हमको छोड़ दो। मिनिमम 14 तो करना ही है, आगे भी रहता है, उनके ऊपर होता है एज पर योर बिहेवियर एंड ऑल। ठीक है, उसमें ये नहीं बोल सकते कि 14 साल हो गया तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट खत्म। अगर 14 साल को लाइफ बोला जाता तो फिर 14 साल वाली जेल क्यों लिखते? समझ आ रहा है? देखो सुनो क्या लिखा। टॉप लेवल पे आते हैं, टॉप लेवल पे आते हैं। टॉप लेवल में सबसे ऊपर कौन है सर? कोर्ट ऑफ सेशन होता है। टॉप लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं? कोर्ट ऑफ सेशन। अब मैं आपको बताऊं, मैं ना इसको, ये देखो 3 लेवल दिख रहे हैं क्या आपको? टॉप, मिडिल एंड लोएस्ट दिख रहा है? 3 लेवल दिख रहे हैं? कहा मुझे दिखाओ जरा, 4 कहाँ दिख रहे हैं? मुझे तो 3 दिख रहे हैं। बताओ बताओ बताओ। अभी दिखेगा, रुको दिखाता हूं मैं, अभी दिख जाएगा, एक मिनट। सुनो एक बात सुनो, एक आपको ये दिख रहा है पहला लेवल, ये आपको मिडिल लेवल दिख रहा है, और ये आपको लोएस्ट लेवल दिख रहा है। 3 लेवल दिख रहे हैं। यही तो हम लोगों ने यहाँ पे भी देखा था बेटा, ये देखो ना, ये देखो 3 ही लेवल तो थे, एक ये 2 और एक ये 3, यही तो था ना 3। यही देखो 3 यहाँ पे भी, ये देखिए टॉप कोर्ट ऑफ सेशंस, उसके आपका मिडिल लेवल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और नीचे आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास वाला ये है, और ये आपका सेकंड क्लास है। समझ आ रहा है? इसको मगर मैं बोलता हूं, मैं जो देखता हूं मैं उसको बोलता हूं 2 लेवल से। एक मैं बोलता हूं सर ये है आपका लेवल 1, ये कौन सा? लेवल 1 मैं इसको बोलता हूं, इसको मैं बोलता हूं कोर्ट ऑफ सेशंस। किसको मैं बोलता हूं? कोर्ट ऑफ सेशन। और इन दोनों को मैं बोलता हूं लेवल 2, और इसको मैं बोलता हूं कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट्स। यहां देखो हर जगह मैजिस्ट्रेट नाम यूज हुआ होगा, यहां जज नाम कहीं नहीं यूज हुआ है, देख लो आप, दिख रहा है? कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट। समझ आती है? क्लियर है? अब बात करते हैं कोर्ट ऑफ सेशन की। पहले बात करते हैं, जब भी केस की वैल्यू देखो, और देखो कोर्ट ऑफ सेशन में देखो सबसे ऊपर कौन है? सेशन जज है, और उसके साथ एडिशनल सेशन जज है कोर्ट ऑफ सेशन में। जब भी केस की वैल्यू देखिए क्या है, अभी कौन से केसेस लेते हैं? केसेस विच आर पनिशेबल विद डेथ। पहला कौन सा है? डेथ। केसेस विद पनिशेबल विद डेथ, और सब्जेक्ट टू द कंफर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट। ये क्यों लिखा है इसको बताता हूं मैं। पहला कौन सा? डेथ। पहला कौन सा? डेथ। ऐसा केस जिसकी पनिशमेंट डेथ है, या तो सर और लिखा है, और इम्प्रिजनमेंट फॉर, क्या लिखा है? और इम्प्रिजन फॉर अ टर्म ऑफ 14, अप टू लिखा है ना, अप टू मतलब 14 साल तक। और तीसरा मोर देन 14 ईयर्स, और चौथा लाइफ इम्प्रिजनमेंट। कोई भी ऐसा ऑफेंस, कोई भी ऐसा क्राइम, ध्यान से सुनो, जिसकी या तो सजा है डेथ, जिसकी या तो इम्प्रिजनमेंट है, 3 तरह की, या तो 14 साल तक अप टू 14 ईयर्स, या मोर देन 14 ईयर्स, और या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट। समझ आ रहा है? कोई ऐसा क्राइम किया जिसकी ये सजाएं हैं, इसमें से कुछ भी, और लिखा ना, ये भी हो सकता है, ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, ये मिल सकता। समझ आ रहा है? तो ये जो क्राइम हुआ है, इसका जो आप केस दर्ज करोगे, फाइल करोगे, या इसको जो लेगा, कौन लेगा? सेशन जज, या तो सर एडिशनल सेशन जज, दैट्स इट, उसके अलावा कोई नहीं। आता है समझ? कोर्ट ऑफ मतलब कहां जाएगा वो? कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगा, और वो भी डील कौन करेगा? या तो सेशन या तो एडिशनल सेशन जज। समझ आ रही है? अब कैसे आप डिसाइड कर लिए कि इसके पास जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ पनिशमेंट्स। आता है समझ? नीचे आओ, नीचे आओ। एंड एसिस्ट, और यहां पे टॉप लेवल पे असिस्टेंट सेशन जज भी होता है, हम लोग को पता है, देखा भी हमने, असिस्टेंट भी होता है कि नहीं? असिस्टेंट होता है। अब देखिए, केसेस विच आर पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म अप टू 10 ईयर्स। कोई ऐसा पनिशमेंट जिसकी जेल कितनी है? मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ 10 साल, मैक्सिमम 10 ईयर्स तक की है। तो वैसा अगर कोई भी केस है, कहां जाएगा? कौन डील करेगा उसको? असिस्टेंट सेशन जज कर सकता है। दैट्स इट। समझ आ रही है? क्लियर है? गेटिंग और नॉट? गेटिंग और नॉट? अप टू लिखा है, अप टू 10 ईयर्स। अब 10 साल से ज्यादा है, 11 साल। कोई ऐसा आपने क्राइम किया जिसकी सजा आईपीसी में लिखी है 12 साल, एज्यूम कर लेते, कितनी है? 12 साल। कौन लेगा वो? किसके पास जाएगा? सर या तो सेशन या तो एडिशनल। समझ आएगा? समझ आता है? क्या ये ले सकता है असिस्टेंट सेशन जज? द आंसर इज नो। समझ आ रहा? अब आप समझ आ रहा, आपको बता पा रहे हो? ठीक है, नीचे आते हैं। कोई ऐसा पनिशमेंट, वो कोई ऐसा क्राइम है जिसकी सजा क्या है? केसेस विच आर पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म अप टू 7 ईयर्स। अप टू 7 ईयर्स कहां जाएगा सर? मिडिल लेवल पे। कहां पे? या तो सर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, या तो सर एडिशनल सी जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और वही अगर मेट्रोपॉलिटन में होगा उसको हम क्या बोल देंगे?
क्या बोल देंगे? चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और या तो एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन, यही बोलेंगे ना। क्लियर है? आता है समझ? क्लियर है? नीचे आओ, लोएस्ट लेवल पे आते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास पहले देखते हैं क्या लिखा है। केसेस विच आर पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म अप टू 3 years, अप टू 3 years, या तो सर फाइन अप टू 10,000, या तो सर बोथ, या तो सर बोथ। कोई क्राइम है उसकी सजा लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है कि भाई आपको जेल इंप्रिजनमेंट कितनी हो सकती है? मैक्सिमम अप टू 3 years, या तो सर फाइन लिखा हुआ है 10,000 और या तो लिख दिया है बोथ, दोनों भी हो सकता है। समझ आ रहा है? कहाँ जाओगे? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास केस फाइल होगा। समझ आ रहा है? और नीचे आ जाओ, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, केसेस विच आर पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म अप टू 1 year, या तो फाइन कितना 5,000 अप टू, और या तो सर वो। कहाँ चले जाओगे? सीधा सीधा नीचे। ये तो बहुत सिंपल है, इसमें तो कुछ सरदर्द है ही नहीं। इसमें तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत लग रही है? कुछ नहीं है। लॉ खोला है, लॉ में लिखा है क्राइम पता चला, ये क्राइम हुआ, उस क्राइम की सजा दी हुई है, उस क्राइम की सजा दी हुई है। सजा देखी, सजा इतनी है, चार्ट हमारे सामने है सर, यहां जाएंगे, खत्म बात, खत्म बात। सीधा सा आपके सामने कोई भी क्वेश्चन अगर है, अगर आपको ये चार्ट याद है तो वहां पे क्या दिया? यही तो होगा ना कि कौन सा कोर्ट इस केस को ट्राई कर सकता है, हियर करेगा, तो यही तो होगा और कुछ होगा? यही होगा। आपके सामने सजा है, आपको सीधा बोल दो सर इस कोर्ट के पास पावर है, यही कोर्ट ले सकता है, और उसके पास तो पावर होगी नहीं। समझ आता है? क्लियर है? आता ये है आपका क्रिमिनल साइड का। क्रिमिनल साइड तभी बोलते हो एकदम इजी है, इसमें कुछ ऐसा पंगा है ही नहीं। और क्रिमिनल साइड वाला जो ये आपका है सबसे बेस्ट, शेड्यूल नंबर 1, शेड्यूल नंबर 1 जो आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दिया हुआ है, वहां पे पूरी शेड्यूल, पूरा लिस्ट दी हुई है, पूरी लिस्ट दी हुई है, अलग अलग ऑफेंसेस के बारे में बताया हुआ है, उनकी सजाए के बारे में बताया हुआ है, और एक कॉलम और बना हुआ है, वहां बताया क्या कि कौन सा कोड इसको ट्राई करेगा। और इसी में नहीं, ये आपका सीआरपीसी में दे दिया, और सीआरपीसी ये कौन सा लॉ है आपका? यूनिवर्सल लॉ इंडिया का। समझ आ रहा है? वो आपका कौन सा लॉ है? यूनिवर्सल लॉ। क्लियर है? आता है समझ? गेटिंग और नॉट? ये देखिए मैंने बना दिया है, देख लीजिए। मेट्रोपॉलिटन एरियाज है ना, मेट्रोपॉलिटन, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया देखिए, कोर्ट ऑफ सेशन को देखिए एकदम सेम नाम है, सेम नाम है। मेट्रोपॉलिटन में सेम रहेगा, मगर कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में क्या हो जाएगा? देखिए मेट्रोपॉलिटन हो गया, हो रहा है, ये देखो यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन हर जगह नाम हो जाएगा, दिख रहा है? मेट्रोपॉलिटन एरिया में ये हो जाएगा। और देखिए कोर्ट ऑफ सेशन यहाँ पे क्या लिखा है? डिस्ट्रिक्ट सेशन, एडिशनल सेशन, असिस्टेंट सेशन, ठीक है। अब यहाँ देखो अदर देन मेट्रोपॉलिटन में देखो, इस सेम नाम लिखे, लिखा है सेम नाम। सेशंस के नाम सेम रहते हैं, सेशंस के लेवल के, बस नाम किसके चेंज हो जाते हैं? जुडिशियल, मगर पावर्स एंड ऑल सब तो वही है कि नहीं? बोलो। देखो लिखा हुआ यहाँ पे, देखो जुडिशियल हो गया, ये देखो जुडिशियल हो गया, ये देखिए जेएम हो गया, जेएम हो गया, और यहाँ पे क्या था? एमएम था। कब? जब ये मेट्रोपॉलिटन एरिया में फॉल करेंगे, और जब यहाँ पे अदर देन में रहेंगे तो सर ये है। आता है समझ? क्लियर है? ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो लिखा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज रेफर्ड टू एज अ, देखो लिखा है, मैंने आपको बताया था ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रेफर्ड एज अ सेशन कोर्ट व्हेन इट एक्सरसाइजेज ज्यूरिसडिक्शन ऑन क्रिमिनल मैटर्स। लिखा है, मैंने क्या बोला था सर? कोर्ट एक ही है, बस जब वो डील करता है सिविल तो उसको बोल देते हैं डिस्ट्रिक्ट, जब वो डील करता है क्रिमिनल तो उसको बोल देते हैं सेशन। आता है समझ? नेक्स्ट, द कोर्ट इज प्रेसाइडेड ओवर बाय अ जज, अपॉइंट कौन कर रहा है? बाय द हाई कोर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, हाई कोर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। हाई कोर्ट में ऑल्सो अपॉइंट एडिशनल सेशन जजेस एंड असिस्टेंट। देखा है हमने अभी, सेशन जज के नीचे मैंने आपको दिखाया था सर, एडिशनल भी है और असिस्टेंट भी है, तो हाई कोर्ट अपॉइंट कर सकता है उसको। द इन इंडियन सिटीज सेशन कोर्ट इज रिस्पॉन्सिबल, किस लिए? फॉर एजुडिकेटिंग द मैटर्स रिलेटेड टू क्रिमिनल केसेस। सेशन कोर्ट की पावर यही होती है ना, टू एजुकेट द मैटर्स, टू डिसाइड द मैटर्स, कौन से? क्रिमिनल नेचर्स के। और द कोर्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द केसेस, देखो लिखा है, जो क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं कौन कौन मैटर डिसाइड करते हैं? थेफ्ट, टिकैती, पिक पॉकेटिंग एंड अदर केसेस। अदर केसेस कौन से? लिख दूं? मेंशन्ड कहां पे? मेंशन्ड इन आईपीसी, मेंशन्ड इन आईपीसी एंड अदर लॉज, जो दूसरे लॉज में वो भी होते हैं, बहुत से दूसरे भी लॉज हैं जहां पे, मैं टॉपिक अब आगे बोल दिया, मैं सुनो, बहुत से, देखो अभी मैंने आपको क्या बताया है कि क्रिमिनल मैटर्स जो भी हैं, क्रिमिनल केसेस जो भी हैं, जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, कौन सा मैटर डिसाइड करेगा? जो आईपीसी में लिखा हुआ है। आईपीसी के अलावा और भी दूसरे भी लॉज कुछ ऐसे होते हैं जहां पे कोई अगर ऑफेंस आपने किया जो क्रिमिनल नेचर का है। अब जैसे आपको एग्जांपल दे देता हूं, एक कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट आईपीसी तो नहीं है, अदर लॉ आ गया, ठीक है। कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन 4 नंबर एंड 47 है, 447,
वो सेक्शन डील करता है फ्रॉड। वो सेक्शन डील करता है फ्रॉड। वहां पे लिखा है कि अगर आपने ऐसे ऐसा काम किया जो सेक्शन में लिखा है तो आपको जो सजा है वो 10 साल की जेल हो सकती है। क्या लिखा है? मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट 10 साल। इम्प्रिजनमेंट लिख दिया, बताओ। अब इम्प्रिजनमेंट जब लिखा तो वहां पे क्या लिख दिया है कि ये जो सजा देने की पावर है ये आपका एनसीएलटी नहीं देगा, जो आपका नेशनल कंपनी और ट्राइब्यूनल है वो नहीं देगा, उसके पास पावर नहीं है। द केस विल गो टू द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। द केस कहां पर जाएगा? उधर जाता है। समझ आ रहा है? तो कि वहां पे लिख दिया, डायरेक्टली वहां पे स्पेसिफाई कर दिया है। तो आप ये नहीं बोलोगे सर कंपनी लॉ का मैटर है तो सिविल नेचर का होना चाहिए सर, वो तो वहां नहीं जा रहा, क्रिमिनल में क्यों जा रहा है? क्योंकि सर वो फ्रॉड का मैटर है एंड फ्रॉड इज अ क्राइम एक्ट। देखा जाए फ्रॉड एक गलत चीज है, ठीक है। तो फ्रॉड की जो सजा है वो कौन दे रहा है? कोर्ट दे रहा है। कौन सा? क्रिमिनल कोर्ट से। समझ आ रहा है? वैसे इन जनरल कंपनी लॉ के मैटर्स कौन डील करता है? पूरा एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, ठीक है। समझ आता है? वैसे कौन डील करता है? ट्राइब्यूनल डील करता है। मगर ये जो सजा वाला मैटर आ गया यहाँ पे, वो कहां से आएगा? इधर से, क्रिमिनल कोर्ट से। और ये क्रिमिनल कोर्ट जो लिखा है ना कि किसके पास जाएगा, ये वहीं पे लिखा हुआ है, कंपनी लॉ में वहीं लिखा है कि समझ आ रहा है कि ये सजा आपको कौन देगा। इट विल, वो लिखा है कि ये केस कहाँ पे ट्रायल होगा, इसका ये लिखा हुआ है। जब आप पढ़ोगे कंपनीज एक्ट ना, वहां पे आएगा। जब सेक्शन 447 आएगा तो ध्यान रखना कि आपने क्लास ली हुई है, आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ जा रहा है। क्लियर है? वहां पे लिखा हुआ स्पेसिफिकली। तो मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं, बस क्या बोल रहा हूं कि ऐसे केसेस क्रिमिनल कोर्ट ट्राई करता है। पहले तो वो कि सर जो आईपीसी में लिखे हैं, इंडियन पिनल कोड में जितने भी केसेस है कौन ट्राई करेगा? क्रिमिनल कोर्ट करता है। मगर उसके साथ और भी केसेस हैं जो दूसरे दूसरे लॉज में भी मेंशन्ड हैं। समझ आती है? डिसीविंग, डिसीट करना, कहां पे? फैमा में, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, वहां पे भी ये डिसीविंग का केस जाता है आपका, इधर आता है। बहुत सी चीजें हैं, सेबी का भी केसेस कुछ होते हैं जो आते हैं क्रिमिनल कोर्ट्स में। फ्रॉड्स एंड ऑल के जितने भी फ्रॉड्स एंड ऑल के केसेस होते हैं ना, मोस्टली आपका क्रिमिनल कोर्ट से डील करता है। मगर आप बोलोगे सर ये तो सर आईपीसी के अंदर नहीं है, ये तो सर सेबी लॉज के अंदर है, ये तो सर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर है, ये तो सर कंपनीज एक्ट के अंदर है। तो ऐसा नहीं है। समझ आ रहा है? क्लियर है? हाँ जी, बताओ बताओ बताओ, बोलो बोलो। किसने बोला ये? एकदम नहीं, उसके बारे में आपको कहानी बताऊंगा कमर्शियल की। कमर्शियल डिस्प्यूट्स के लिए आज के डेट में कमर्शियल कोर्ट्स बन गए हैं। आज की डेट में देयर आर कमर्शियल कोर्ट्स। और आपके अच्छी खबर यह है कि आपके सिलेबस में है कमर्शियल कोर्ट्स। 2015 आपके सिलेबस में है, अर्लियर इंस्टीट्यूट के सिलेबस में नहीं था। इस बार के सिलेबस में उन्होंने कमर्शियल कोर्ट एक्ट के बारे में डाल दिया, जो कि पहले सीपीसी के चैप्टर में, सिविल प्रोसीजर कोड में नहीं था। और आज की डेट में मगर आपका कमर्शियल कोर्ट एक्ट है। कमर्शियल कोर्ट एक्ट उसके बारे में थोड़ा बहुत डाला, डिटेल नहीं डाली पूरी, मगर थोड़ा बहुत डाल दिया है कि वो सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल डिस्प्यूट्स को हैंडल करेंगे। ठीक है, होगा सिविल नेचर ही, मगर कैसे होंगे इसका नेचर? कमर्शियल डिस्प्यूट्स के होगा। ठीक है, अब कमर्शियल डिस्प्यूट्स क्या होते हैं, कमर्शियल कोर्ट्स क्या होती है, कौन कौन से लेवल पे होंगे, ये सब हम लोग डील करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर ना, तो आपको मैं बताऊंगा वहां पे। बस बेसिक क्या थी? बेसिक ये था हमारा कोर्ट सिस्टम। इसको बस आपको माइंड में रखना है। समझ आ रहा है? उसके अलावा बहुत से कोर्ट्स होते हैं। इनके अलावा जो आपको कोर्ट्स दिखाया ना, ये जो कोर्ट आपके सामने है, ये जो कोर्ट्स हैं, इनके अलावा और भी कोर्ट्स होते हैं, अलग अलग मैटर को स्पेसिफिकली डील करने के लिए। फैमिली कोर्ट्स अलग होते हैं, फैमिली कोर्ट्स अलग होते हैं, फैमिली के मैटर्स को देखते हैं। मोटर व्हीकल्स के कोर्ट्स अलग बनाए होते हैं, वो अलग से बना नहीं देते हैं, सब इनके डिविजन होते हैं। समझ आ रहा है? सब इनके क्या होते हैं? अलग अलग डिविजन बना दिए जाते हैं इनके। मगर उनको क्या बोलते हैं? मतलब उनके लिए क्या होता है कि अगर मैटर आपका इससे रिलेटेड है तो वही कोर्ट खाली डील करेगा और कोई कोर्ट डील नहीं करेगा। तो मतलब क्या हुआ? स्पेसिफिक मैटर के लिए स्पेसिफिक कोर्ट बना दिए जाते हैं। समझ आ रहा है? सो दैट एक ही कोर्ट के पास बर्डन ना आ जाए हर अलग अलग केसेस का, ये होता। समझ आता है? और बहुत से क्वासी कोर्ट जैसे एनसीएलटी है, एनसीएलटी क्या करेगा? सिर्फ कंपनी लॉ के मैटर्स, और या तो आपके आईबीसी। ठीक है, मैटर्स कौन लेता है? आपका एनसीएलटी लेता है। कॉम्पिटिशन एक्ट से रिलेटेड मैटर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया लेता है। इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल कौन से मैटर लेगा? इनकम टैक्स से रिलेटेड लेगा। समझ आ रहा है आपका? क्लियर है? सैट सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल, ये कौन से मैटर लेगा? स्टॉक एक्सचेंज वाले जो सेबीज के मैटर सब कहां जाएंगे? वहां जाएंगे। क्यों करा जा रहा है? क्योंकि सर ये जो जुडिशियल बॉडी है ना, इसका बर्डन कम करने के लिए ऑलरेडी इनके पास पता नहीं कितने पेंडिंग केसेस हैं। पहले कंपनी लॉ के जो मैटर्स थे पहले जाते थे हाई कोर्ट्स में,
पहले कंपनी लॉ के जब मैटर थे, जब मैंने पढ़ा था, अमेलगेमेशन एंड ऑल पढ़े थे, मर्जर्स एंड ऑल पढ़ा था मैंने, तो वहां पे जब मैं जाता तो मैं हाई कोर्ट में जाता था। वहां उस समय मैं हाई कोर्ट जाता था, फॉर्मेलिटीज एंड ऑल सब करने, जो भी है फाइलिंग एंड ऑल करने हाई कोर्ट में होती थी। मगर उसके बाद से क्या हुआ, आज की डेट में क्या है, आज की डेट में हाई कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। आज की डेट में जितनी भी पावर्स थी आर ट्रांसफर टू एनसीएलटी। समझ आ रहा है? तो मतलब कंपनी लॉ का जितना भी मैटर है कौन ले रहा है, एनसीएलटी। तो ये ना सोचना सिर्फ यही कोर्ट्स हैं, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर एक आपको दिखा दिया मैंने। मगर इसके साथ साथ अलग अलग डिविजन्स भी बनाए गए हैं, किस लिए, अलग अलग पर्टिकुलर, बोला था ना मैंने, सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट मैटर। तो जैसे एनसीएलटी का सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन क्या है, ओनली एंड ओनली कंपनीज एक्ट, ओनली एंड ओनली आईपीसी। समझ आ रहा है? फैमिली कोर्ट्स है, उनका सब्जेक्ट मैटर क्या है कि आप सिर्फ फैमिली डिस्प्यूट जो होंगे वही मैटर आप लोगे, उसके अलावा नहीं लोगे। समझ आ रहा है? मोटर व्हीकल का क्या है कि सिर्फ व्हीकल से रिलेटेड जो है वो आप लेंगे, उसके अलावा नहीं। समझ आता है? क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स का क्या जुरिडिक्शन है, सब्जेक्ट मैटर कि सिर्फ आप क्रिमिनल नेचर का जो केस होंगे सिर्फ आप वो लेंगे, उसके अलावा नहीं। समझ आ रहा है? तो इसको बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, यही सब्जेक्ट मैटर। आता है समझ? क्लियर है? क्लियर है? ये आपका था, धन्यवाद, हो गया आप। ठीक है, समझ आया? कोर्ट सिस्टम समझ आती है, आता है कोर्ट सिस्टम अब? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो है तो बताओ। एनी डाउट, एनी डाउट?